जब कभी किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को, जब कभी किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किसी प्रिज्म से पास कराया जाता है। आप सबने शायद स्कूल में शायद ये एक्सपेरिमेंट भी किया होगा कि जब कभी किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रिज्म से पास कराया जाता है तो वो जो ईएम वेव होती है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट ईएम वेव में टूट जाती है और टूट के बिखर जाती है। और अगर आप उस बिखरी हुई वेव को किसी जगह पर उसे रिप्रेजेंट करते हैं तो वहां पर कुछ ऐसे ऐसे प्रेजेंटेशन बन के आता है। ये जो बन के आता है यही कहलाता है स्पेक्ट्रम। इसे मैं और सरल भाषा में कहूं तो ऐसे कहूं, स्पेक्ट्रम का मतलब होता है टूट के बिखर जाना। टूट के, टूटना है कि बिखरना है? टूटना भी है और बिखरना भी। जैसे आप इंद्रधनुष के सात रंगों को पहले वो टूटते हैं और फिर टूट के बिखर जाते हैं, वो जो टूट के बिखराव होता है वही क्या कहलाता है? स्पेक्ट्रम। लेकिन ये अपने आप नहीं होता, ये तब होता है जब आप उसे कहां पास करते हैं? प्रिज्म से। ऐसा आप सबने सुना होगा शायद ऑप्टिक्स वगैरह में कि जैसे ही एक ईएम वेव को आप प्रिज्म से पास करते हैं तो उसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स हैं सबकी फ्रीक्वेंसी अलग होती है। अरे हाँ या ना? और प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है तो सबका जो बेंडिंग है वो अलग तरीके से होता है बिकॉज ऑफ डिफरेंट स्पीड। सब आप पढ़ते हैं और वो टूटता है और टूट के बिखर जाता है, इसे कहते हैं हम स्पेक्ट्रम। अब स्पेक्ट्रम हम क्या पढ़ रहे हैं पहले उसे समझना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे थ्योरी के सवाल बनते हैं। स्पेक्ट्रम का सिंपल सा मतलब है टूट के बिखर जाना। स्पेक्ट्रम बनाते क्या है पहले से फील कर लो। आज से कई साल पहले जब ये डिजिटल कैमरे या मोबाइल का जमाना नहीं था फोटो खींचने वाला, तो लोग पहले फोटो वो स्टूडियो में जाके खिंचाते थे और वहां एक रील मिलती थी, है ना, फोटो खींचे उसे नेगेटिव बोलते थे। सुना था क्या? अभी भी शायद आपके घरों में कुछ पुरानी वो छोटी छोटी नेगेटिव हो जिसमें आप चमकते रहते हो। ऐसा कभी देखा है क्या? तो जब स्पेक्ट्रम बनाना होता है तो उसके लिए हम एक पेपर का प्रयोग करते हैं और वो जो पेपर होता है उसमें कुछ केमिकल्स लगे होते हैं। बेसिकली जैसे उसमें कोई ईएम वेव आके टकराती है ना तो वो छप जाती है, जैसे फोटो छप गई, जैसे फोटो छप गई। जैसे इमेजिन करते हैं ये मेरे पास वही फोटोग्राफी पेपर है, कॉपी दीजिएगा। अब ये पेपर है, अभी आपको लाइन नजर आ रही है। इमेजिन करते हैं इस पेपर मैंने केमिकल लगा दिया है और वो केमिकल लगा के जैसे यहाँ पे कोई ईएम वेव आएगी तो वो ईएम वेव जहां जहां जाएगी वहां वहां एक ऐसे लाइन बन जाएगी। तो सिंपल सा मतलब ये है कि एक पेपर है, ग्राफ का पेपर है और उस पेपर में बस कुछ केमिकल लगा है, जैसे उसमें ईएम वेव गिरती है वो छप जाती है और छपने का नाम ही हम कहते हैं भैया स्पेक्ट्रम की फोटो आ गई। स्पेक्ट्रम है क्या? टूट के बिखर जाना। उसे हम देखें कैसे? अगर देख सकते हैं विजिबल है, अगर देख सकते हैं विजिबल है तो आपको वो उस प्रकार से पेपर में छपी हुई नजर आएगी। अब कह दोगे ये बन गया स्पेक्ट्रम। जब हम स्पेक्ट्रम बनाते हैं तो दो प्रकार से बनाते हैं। स्पेक्ट्रम हम बना किस कार्य मेरे प्यारे बच्चों? ईएम वेव का। अब ईएम वेव दो प्रकार से आती है। ईएम वेव कभी कभी आती है एमिशन तो कभी कभी आती है एब्जॉर्प्शन। ईएम वेव कभी कभी आती है एमिशन तो कभी कभी आती है एब्जॉर्प्शन। अब एक मन में तो सवाल आप क्या आएगा, सर व्हाट डू यू मीन बाय एमिशन? बोलो हाँ या ना। इमेजिन करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, हम सबके सामने यहाँ पर एक छोटा सा डिस्चार्ज ट्यूब है। डिस्चार्ज ट्यूब कुछ नहीं, एक ग्लास का बर्तन है, बहुत मजबूत है, बस इतना मान लो चलेगा। पहले के जमाने में वो बड़ी बड़ी टीवी हुआ करती थी, ऐसे पीछे तक खींचा रहता था। उसे उस सेटअप को कैथोड रे ट्यूब बोलते हैं, राइट? वैसा ही सेटअप होता है वो, जो बड़ी बड़ी टीवी देखी है ना आपने। तो वो मान लो वैसा ही कुछ डिवाइस है, बस कांच का बना है और ऐसा हमारे सामने एक बर्तन है, इसका नाम है डिस्चार्ज ट्यूब। क्या नाम है? इस डिस्चार्ज ट्यूब में आपने हाइड्रोजन गैस भर दी मान लो, और इसके चारों तरफ आपने लगाया बहुत हाई पोटेंशियल डिफरेंस मान लो। जब बहुत हाई पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे तो आपको पता है हाई पोटेंशियल डिफरेंस जैसे ही होगा वैसे चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होगा। ऐसा सुना होगा आपने। क्या यहाँ पे हमने हाई पोटेंशियल डिफरेंस लगाया? यस सर। अंदर हाइड्रोजन गैस है? यस सर। इमेजिन करते हैं हाइड्रोजन गैसेस के जो मॉलिक्यूल है वो टूट गए और टूट के बन गए एटम। क्या बन गए? अंदर एटम भरे थे कि मॉलिक्यूल? लेकिन बिकॉज ऑफ हाई पोटेंशियल डिफरेंस उनका हो गया डिसोसिएशन और वो अब बन चुके हैं एटम। क्या यहां से बहुत हाई पोटेंशियल डिफरेंस लगाया जा रहा? वो जो इलेक्ट्रॉन होंगे भाई, अगर एटम है तो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे, उन इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी, हाँ या ना? जैसे उन इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी वो चले जाएंगे हाई एनर्जी लेवल में, हो सकता है 2 में, हो सकता है 3 में, हो सकता है 4 में, हो सकता है। जितना एनर्जी मिलेगा उसके हिसाब से वो ऊपर चले जाएंगे और जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके ऊपर जाएंगे वो लौट के नीचे आएंगे तो उसको बोलेंगे डी एक्साइटेशन। बोलो हाँ या ना। जब डी एक्साइटेशन होगा तो बताओ एनर्जी का एमिशन होगा कि एब्जॉर्प्शन होगा? अब ये जो एनर्जी एमिट होके आई, ऐसे एमिट होके आ रही, ऐसे एमिट होके आ रही, इस एमिटेड रेडिएशन के सामने प्रिज्म रख दो, उस प्रिज्म का आप यहाँ पे फोटो बना लो, उसी स्पेक्ट्रम का नाम होगा एमिशन स्पेक्ट्रम। क्यों नाम हुआ? बिकॉज दिस इज फॉर्म्ड फ्रॉम एमिटेड रेडिएशन।
एमिशन हुआ कैसे समझ गए? अब एमिशन कराने का दो तरीका है, या तो हाई पोटेंशियल डिफरेंस लगा दो, और अगर हाई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो अंदर जो गैसेस के एटम है उनमें किसी फोटोन से टकरा दो और इतना फोटोन हो कि वो किसी हाई एनर्जी लेवल में, बोलो हाँ या ना। लेकिन कभी कभी जब हम स्पेक्ट्रम बनाते हैं तो स्पेक्ट्रम ऐसा भी बनाते हैं और कभी कभी स्पेक्ट्रम ऐसा भी बनाते हैं। मान लीजिए मेरे पास यह है डिस्चार्ज ट्यूब, क्या है, और अंदर हमने भरी है गैस, मान लो। अगर अंदर गैस भरी है तो क्या गैस के एटम होंगे? और गैस के एटम होंगे तो क्या एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे? आपने यहां से रेडिएशन भेजी, और ये जो रेडिएशन है टोटल कितने रेडिएशन है? एक का लैम्डा है लैम्डा 1, एक का लैम्डा है लैम्डा 2 और एक का लैम्डा है। अंदर कितने रेडिएशन जा रहे हैं? अब लैम्डा 1 है तो कोई एनर्जी होगा, अरे बोलो ना यार, ये भी कोई एनर्जी होगा और ये भी कोई एनर्जी होगा। जैसे ये अंदर जाते हैं इनमें से एक एब्जॉर्ब हो जाता है और बाहर निकल के केवल दो ही आया, एक लैम्डा 2 और लैम्डा 3। लैम्डा 1 क्यों नहीं आया? वो एब्जॉर्ब क्यों हो गया? क्योंकि या तो वो 10.2 था, या तो वो 12.09 था, या तो वो 12.75 था, या तो वो 13.0, उन्हीं में से कोई एक था। तो अगर वो फिक्स एनर्जी वैल्यू है तो एब्जॉर्ब हो गई, लेकिन एब्जॉर्ब कौन सी नहीं हुई? लैम्डा 2। और एब्जॉर्ब कौन हो गया? अब आपने इसका फोटो बना के रखा था तो आपने देखा था कि इसकी जो फोटो है उसमें ऐसे 3 लाइनें थी, एक था लैम्डा 1 का, एक था लैम्डा 2 का और एक था लैम्डा। लेकिन आज जब आप इसकी फोटो बनाओगे, इसका जब इस फोटो मतलब स्पेक्ट्रम चलेगा, जब आप इसका स्पेक्ट्रम बनाओगे तो बताओ स्पेक्ट्रम में लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 की केवल दो ही नजर आएगा। तो आप कहोगे पहले तो भाई यहाँ पे 3 लाइनें थी, अब कितनी है? मतलब जहां पहले चमका करता था वहां पे काला काला है, यानी वहां पे हमें ब्लैक स्पॉट ऑब्जर्व होगा। तो इसका क्या मतलब है? वो रेडिएशन मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला, तो हम कहेंगे अरे वो तो एब्जॉर्ब हो गया और इसी का नाम होगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। यानी जब हम बनाएंगे स्पेक्ट्रम, क्या बनाएंगे? तो कितने प्रकार के? या तो होगा एमिटेड रेडिएशन से बना है तो एमिशन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्ब हो गई रेडिएशन तो कुछ नहीं बना है तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन बनता नहीं, नहीं बनने का नाम एब्जॉर्प्शन होता है। अरे हेलो, पहले कितने हुआ करते थे? लैम्डा 1 लैम्डा 2 और लैम्डा। लेकिन जहां पे कुछ नहीं आया तो हम क्या कह देंगे? वो क्या हो गया? एब्जॉर्ब। अरे यस और नो? तो जब कहा जाता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बनता तो वहां काला काला मतलब रील काली होती है, वहां कोई चमकता नहीं है। अरे समझ पा रहे हो ना? अगर फोटो है भाई, फोटो खींचिए तो कुछ चमकेगा, लेकिन कुछ नहीं चमक रहा मतलब किसी की फोटो खींची ही, तो वही वाली बात है कि एब्जॉर्ब हो गया मतलब फोटो में कोई नहीं है। अब मैं आपको बता दूं, हमारा जो सिलेबस है वो स्पेक्ट्रम है। यस, स्पेक्ट्रम में भी हम लोग जो पढ़ते हैं वो केवल केवल पढ़ते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। क्या पढ़ते हैं? अब दुनिया में जितने भी एमिशन स्पेक्ट्रम होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। वो कभी होते हैं मेरे प्यारे बच्चों कॉन्टिन्यूअस, तो वो कभी होते हैं कौन कौन सा? स्पेक्ट्रम का मतलब क्लियर है? क्या उसमें से मैं एमिशन स्पेक्ट्रम की बात कर रहा हूं? या तो होगा कॉन्टिन्यूअस या तो होगा, क्या सबको कॉन्टिन्यूअस वर्ड का मतलब समझ में आता है? कॉन्टिन्यूटी मतलब लगातार, मतलब एक खत्म हो रहा दूसरा, और दूसरे में अंतर समझ में आपके सामने आप सब ने, मेरे प्यारे बच्चों, क्या कभी इंद्रधनुष को देखा है? इंद्रधनुष में टोटल कितने रंग होते हैं? एक रंग खत्म होता है दूसरा शुरू होता है, क्या कभी आपको अंतर समझ में आता है? तो जब अंतर समझ में नहीं आया, आप इसे कॉन्टिन्यूअस बोलोगे कि डिसकॉन्टिन्यूअस? यानी हमारा जो एमिशन स्पेक्ट्रम है उसमें से भी एक एग्जांपल कॉन्टिन्यूअस है, और कॉन्टिन्यूअस का सबसे बढ़िया एग्जांपल है रेनबो। बोलो हाँ या ना? अब सोचने का विषय यह है कि क्या रेनबो स्पेक्ट्रम है? यस। क्या कॉन्टिन्यूअस है? यस। क्या वो एमिशन है? हाँ, सूरज में से जो रेडिएशंस निकल रहे हैं, जो वो हीलियम के रेडिएशंस आए हैं, उन्हीं का तो स्पेक्ट्रम है। बोलो हाँ या ना? आपको ये तो पता होगा ना, सूरज में हीलियम एटम्स होते हैं, उन्हीं में से तो रेडिएशंस निकल रहे हैं। तो वो जो रेडिएशंस आ रहे हैं वो भी तो किसी एटम से आ रहे हैं, यानी वो एमिशन स्पेक्ट्रम है कि नहीं है? और एमिशन में भी किसका एग्जांपल है? लेकिन वहीं पे कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका नाम है डिसकंटीन्यूअस। क्या नाम है? अब डिसकंटीन्यूअस का मतलब क्या है? एक के बाद कुछ गैप होगा, फिर दूसरा होगा, कुछ गैप होगा, फिर, अरे यस और नो? अब जितने भी डिसकंटीन्यूअस होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं, कुछ को कहा जाता है लाइन स्पेक्ट्रम और कुछ को कहा जाता है बैंड स्पेक्ट्रम। कुछ को कहते हैं लाइन और कुछ को कहते हैं, ये सारे नाम आपको याद करने पड़ेंगे। अब लाइन स्पेक्ट्रम का मतलब ये हुआ कि जब फोटो बनाओगे तो वहां ऐसे लाइन आएगी, क्या आएगी? और बैंड स्पेक्ट्रम का मतलब होता है जब इसकी फोटो बनाओगे तो वहां लाइंस होगा, मगर लाइंस का बैंड होगा। लाइंस का बैंड समझते हैं क्या? यहाँ पे ग्रुप ऑफ लाइंस है, जरा समझना, एक 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 है, लेकिन यहाँ पे इसमें 4-5 लाइन है, यहाँ पे भी कई सारी लाइन है। बोलो हाँ या ना?
तो जितने भी एमिशन स्पेक्ट्रम हैं या तो कॉन्टिन्यूअस होंगे या तो डिसकॉन्टिन्यूअस होंगे। डिसकॉन्टिन्यूअस में बैंड स्पेक्ट्रम केवल 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 बनता है मॉलिक्यूल का। किसका बनता है? लेकिन आपका जो सिलेबस है वो मॉलिक्यूल का स्पेक्ट्रम नहीं है। इसके बारे में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग में हल्का सा लिखा मिलता है, लेकिन आपको इसके बारे में सुनने की आवश्यकता नहीं है। इसके बारे में कहां लिखा मिलता है? जब आपको सिग्मा सिग्मा स्टार पढ़ाते हैं, सुना होगा क्या आपने? फिलहाल मैं कहना क्या चाहता हूं, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? उसमें भी उसमें भी उसमें भी पहले समझो हम पढ़ क्या रहे हैं। हम डिसकंटिन्यूअस पढ़ने वाले हैं, उसमें हम केवल कौन पढ़ रहे हैं? हम बैंड स्पेक्ट्रम पढ़ने वाले हैं। मगर सवाल पूछा जाता है क्योंकि बॉन्डिंग में हल्का लिखा है तो पता हो कि बैंड स्पेक्ट्रम एटम का बनता है कि मॉलिक्यूल का? मॉलिक्यूल का। O2 का बैंड स्पेक्ट्रम, CO2 का बैंड स्पेक्ट्रम, N2 का बैंड, मॉलिक्यूल का कौन सा स्पेक्ट्रम बनता है? बैंड। कैसे बनता है वो जानने की आवश्यकता। हम आज कौन सा स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं? अब लाइन स्पेक्ट्रम का मतलब क्या, थोड़ा समझना। ये जो आपके सामने क्या लाइन है, इसे समझो ये पूरा का पूरा एक फोटोग्राफिक प्लेट है। सबको दिख रहा है क्या? इस फोटोग्राफिक प्लेट में ऐसे लाइन बना दूं, चमका कि नहीं चमका? चमका ना? तो आप क्या कहोगे? अब ब्राइट लाइन इज ऑब्जर्व्ड। अब ये जो लाइन मिल रही है ये किसी एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है। ये होता कैसे वो समझाता हूं। तो प्यारे बच्चों, इमेजिन करते हैं हम सबके पास एक डिस्चार्ज ट्यूब। कौन सी ट्यूब? और इसमें हमने भर दिया हाइड्रोजन गैस। भर दूं क्या? अंदर हमने हाइड्रोजन गैस भरा, तो हाइड्रोजन गैस के एटम है कि मॉलिक्यूल? हाइड्रोजन गैस भरा तो हाइड्रोजन गैस का एटम है कि मॉलिक्यूल? ये एटम है कि मॉलिक्यूल? अंदर एटम है कि मॉलिक्यूल? हमने इसके चारों तरफ से लगाया हाई पोटेंशियल डिफरेंस। क्या लगाया? तो जब मैं हाई पोटेंशियल डिफरेंस लगाऊंगा तो बताओ मेरे प्यारे बच्चों, ये जो मॉलिक्यूल होंगे क्या वो एटम में टूट जाएंगे? अब अंदर हाइड्रोजन एटम है कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल? तो जो स्पेक्ट्रम बनने वाला है क्या वो एटम का बनने वाला है? लेकिन अंदर आपने भरा क्या था? लेकिन अब हो क्या गया है, क्योंकि मॉलिक्यूल का स्पेक्ट्रम बनाते तो कैसा बनता, लेकिन अंदर क्या बन चुका है? अब हाइड्रोजन एटम है कि नहीं है? और क्योंकि हाइड्रोजन एटम है तो जो स्पेक्ट्रम बनने वाला है उसी का नाम है एटॉमिक स्पेक्ट्रम। क्या नाम है? तो पहले बच्चे को समझना है हम पढ़ क्या रहे हैं। हम बैंड स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं कि लाइन स्पेक्ट्रम? लाइन। लाइन में भी हम किसका स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं? एटम का। बोलो चलेगा? अब अंदर कौन हो चुके हैं हाइड्रोजन के? एटम। उनको एनर्जी तो दो जरा। इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे कि नहीं होंगे? जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे तो अभी ग्राउंड स्टेट में। ग्राउंड स्टेट का मतलब है अब एनर्जी दोगे तो कहां जाएंगे? 2 में कि 3 में कि 4 में? 2 के हिसाब से एनर्जी है तो 2 में जाएंगे, 3 के हिसाब से है तो, 4 के हिसाब से है तो, 5 के हिसाब से है तो। मान लो ये कूद के चला गया 5 में, मान लो। अब ये कहां पहुंच चुका है? कौन? लेकिन वहां रहना, क्योंकि उसकी एनर्जी ज्यादा है, तो वो डी एक्साइट होगा कि नहीं होगा? अब आपने मजबूरी मुझसे भेज तो दिया है, लेकिन वो वहां रहना चाहता। जब डी एक्साइट होगा तो नीचे आएगा, ऊपर। नीचे आएगा तो एनर्जी एमिट करेगा कि रेडिएट रेडिएट करे। अब एनर्जी का जो एमिशन होगा तो क्या 5 से 4 हो सकता है? क्या 5 से 3 हो सकता है? क्या 5 से 2 हो सकता है? क्या 5 से 1 हो सकता है? मुझे बताओ, हर रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी सेम होगी, अलग होगी? हर फोटोन का वेवलेंथ सेम होगा, अलग होगा? एनर्जी गैप है, अलग। एनर्जी गैप है, एनर्जी गैप है, तो एमिटेड फोटोन का वेवलेंथ भी होगा, यानी उसका फ्रीक्वेंसी भी होगा। यानी जब उसकी फोटो बनाओगे तो फोटो में अलग अलग लाइंस बनेंगी। हर लाइन एक एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है, मानते हो? हर लाइन एक एनर्जी को रिप्रेजेंट। अब सुनना जरा, समझना। आपको 1 से 2 का गैप याद है? 1 से 2 का गैप कितना होता है? 1 से 2 10 पॉइंट, 1 से 3 12 पॉइंट, 1 से 4 12.75, 1 से 5 13 पॉइंट। मतलब जब आपने 10.2 वाले की लाइन बनाई तो मान लो 10.2 वाले की लाइन यहां बन गई, मान लो। अब अगली जो लाइन बनेगी 10.3 बनेगी, 10.4 बनेगी, 12.09। तो बीच में कोई गैप होगा कि नहीं होगा? नहीं, गैप नहीं होगा। मतलब जहां 10.2 है क्या वहीं पे 12.09 होगा? कुछ ना कुछ तो अंतर होगा। और अगली जो लाइन होगी क्या वो 12.75 होगी? अगली जो लाइन होगी क्या 13.06 होगी? और अगली जो लाइन होगी क्या और करीब और करीब और करीब होगी? एक समय ऐसा आएगा कि इतनी करीब लाइन होगी कि आपको अंतर समझ में आने वाला नहीं है। इसीलिए जब लाइंस की खोज हुई तो 1 की खोज हुई, 2 की खोज हुई, 3 की हुई, 4 की, 5 की, और कहां तक हुई? 6 तक। 6 के आगे आज तक खोज ही, क्योंकि इतने करीब करीब लाइन हो गई थी कि उनमें अंतर समझ में आने वाला। अब सुनिएगा, आज आपने जो स्पेक्ट्रम बनाया है, क्या हाइड्रोजन के एटम के इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए थे? क्या एक्साइट होके डी एक्साइट हुए? तो ये जो रेडिएशंस आ रहे हैं इन्हें आप एमिशन बोलोगे कि एब्जॉर्प्शन? तो आप एमिशन स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं कि एब्जॉर्प्शन?
आप एटॉमिक स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं कि मॉलिक्यूलर? आप एटॉमिक स्पेक्ट्रम का लाइन स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं कि बैंड स्पेक्ट्रम? तो आप समझो जिसको पढ़ रहे हो, आप पढ़ने वाले हो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। क्या पढ़ने वाले हो? सच में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एक मॉलिक्यूल है कि एटम है? जो स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हो मॉलिक्यूल है कि एटम है? यानी आपका सिलेबस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, यस। आपका सिलेबस एटॉमिक स्पेक्ट्रम है, यस। आपका सिलेबस लाइन स्पेक्ट्रम है, यस। आपका सिलेबस डिसकंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम है, यस। आपका सिलेबस एमिशन है कि एब्जॉर्प्शन है? एमिशन। तो इतने शब्द आपको समझ में आने चाहिए। अब पढ़ना शुरू करते हैं। अब इमेजिन करो डिस्चार्ज ट्यूब है। अरे मान लो क्या अंदर हाइड्रोजन के एटम है? बोलो ना भाई। क्या उनके इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे? क्या वो डेक्साइट होंगे? क्या वो एनर्जी एमिट करेंगे? इलेक्ट्रॉन कहीं से भी 1 पे आए, कहीं से भी 3 से 1, 4 से 1, 5 से 1, जब वो 1 से आएगा तो उसमें हमेशा 10.2 जुड़। जब इलेक्ट्रॉन कहीं से भी 1 पे आएगा और कहीं से भी 2 पे आएगा तो बताओ कहीं से भी 1 पे आने पे एनर्जी गैप ज्यादा होगा कि नहीं होगा? 1 से 2 का गैप कितना है? उससे ज्यादा। और किसी का गैप मतलब जैसे कोई इलेक्ट्रॉन 1 कहीं से भी 1 पे आएगा और कहीं से भी 2 पे आएगा, कहीं से भी 3 पे आएगा, सबका एनर्जी गैप सेम होगा कि अलग होगा? तो सबकी एनर्जी फोटोन की सेम होगी, अलग होगी? दुनिया में सभी एनर्जी को जोड़ा गया और जब जोड़ा गया तो एक सीरीज बनाई गई और कुल इतने तरह की सीरीज बनती है, आप सबने सुना होगा। सबसे पहले सीरीज का नाम, उसके बाद फिर 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 हम्फ्री। हम्फ्री के आगे 1 2 3 4 5 6, 6 के आगे नहीं है। उसका कारण समझ पाए? क्योंकि अब उसके बाद लाइन में इतना कम अंतर होने लगा कि उन्हें डिफरेंशिएट करना पॉसिबल, ऐसा इंस्ट्रूमेंट आज तक बना नहीं है। अब समझना प्यारे बच्चों, हम कौन सा स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं? वो क्या अपने आप में लाइन स्पेक्ट्रम है? लाइन स्पेक्ट्रम क्यों है? क्योंकि वहां क्या बनती थी? लाइन। अब जितनी भी लाइन बनी उन सबको हमने कैटेगराइज किया, कैटेगराइज करके नाम रखा लायमन, बामर, पार्सन, ब्रैकेट, फंड और हम्फ्री। अब थोड़ा इसे फिल करना। कहीं से भी 1 पे, क्या बोला सर ने? 5 से 1 लायमन, 6 से 1, 3 से 1, 2 से 1, कहीं से भी 1 पे, कहीं से भी 2 पे, कहीं से भी 3 पे। अब रुको, कहीं से भी 1 पे, क्या बोला सर ने? तो जब कहीं से भी 1 पे आओगे तो एनर्जी गैप ज्यादा होगा कि कम? तो एनर्जी गैप होगा जा, तो एमिटेड फोटोन का एनर्जी होगा क्या? एनर्जी ई बराबर एच इंटू न्यू होता है। क्या एनर्जी बराबर एच सी बाई लैम्डा है? फोटोन की एनर्जी ज्यादा है कि कम है? तो फ्रीक्वेंसी, तो लैम्डा। यानी जब इलेक्ट्रॉन कहीं से भी 1 पे आएगा उसका लैम्डा हमेशा सबसे कम होगा, और सबसे कम लैम्डा होता है अल्ट्रावायलेट का। अल्ट्रावायलेट होता है 400 नैनोमीटर, फिर 400 700 विजिबल होता है, 700 के ऊपर फिर इंफ्रारेड होता है। याद है कि नहीं याद है? लिख देता हूं, आपने ऐसा बचपन पढ़ा होगा, यूवी। ऐसे नहीं, यूवी फिर वी का लिया विजिबल। अरे हाँ या ना? यूवी फिर वी का लिया, और फिर यहाँ पे क्या थे? इंफ्रारेड। क्योंकि विजिबल में विबग्योर बोला इंफ्रा आर, तो उसका नाम रख दिया इंफ्रारेड। हर चीज के पीछे लॉजिक है, हाँ या ना? अब इधर क्या लिखते हैं अपन? इंफ्रारेड। इसका लैम्डा कितना होता है? 400 नैनोमीटर से, पता है ना? ये 400 नैनोमीटर से कम, और ये होता है 400 से, और ये होता है 700 से। तो वेवलेंथ कम है कि ज्यादा? वेवलेंथ और वेवलेंथ। तो वेवलेंथ कम है तो एनर्जी, वेवलेंथ कम है तो एनर्जी, मतलब जितने भी ज्यादा एनर्जी वाले होंगे वो सब के सब होंगे लायमन। और ज्यादा एनर्जी तभी होगा जब कहां आएगा? अब आप इसे कर लो याद, क्या कर लो? कहीं से भी 1 पे, कहीं से भी 2 पे, कहीं से भी 1 पे आया उसे लायमन बोला, और लायमन में जितनी भी लाइंस बनती थी वो सब कहां लाई करती थी? और कहीं से भी 2 पे आए तो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि कहीं से भी 2 पे आओ, कहीं से भी, उसमें से जितने रेडिएशन निकलते थे वो ऐसे थे जो अपनी आंखों को नजर आते थे, और इसीलिए उन सबको क्या बोला गया? यानी बामर किस में लाई करेगा? विजिबल में। और लायमन किस में लाई करेगा? और नीचे वाले सब कहां चले जाएंगे? इंफ्रारेड। इसे बोलेंगे इंफ्रारेड, इसे बोलेंगे इंफ्रारेड, इसे बोलेंगे इंफ्रारेड, इसे बोलेंगे, थोड़ा और अच्छा बोलना है तो इसे बोल दिया फार इंफ्रारेड। नहीं बोलोगे इंफ्रारेड बोलोगे तो भी चलेगा। कुछ एक सवाल पूछता हूं, जवाब देना। पूछ लूं? पहला सवाल, कहीं से भी 1 पे, कहीं से भी 2 पे, विजिबल कहां से कहां होगा? कहीं से भी 2 पे। 3 से 2 बामर, 4 से 2 बामर, 5 से 2। एक सवाल पूछूं, इलेक्ट्रॉन 3 से 2 में आया, ऐसे नहीं, सुन तो लो, इलेक्ट्रॉन 3 से,
क्या मुझे 3 से 2 का गैप याद है? 1 से 2 का गैप बोलो, 1 से 2 का गैप, 2 से 3 का गैप 1 पॉइंट। मेरा सवाल है 1 पॉइंट याद है कि नहीं याद है यार? 1.89 का जो फोटोन है वो हमारी आंखों को नजर आएगा नहीं आएगा? आएगा, क्योंकि जो 3 से 2 पे आएगा वही बामर कह लाएगा और बामर ही हमें नजर। एक सवाल और पूछने का मन है, पूछ लूं? अगर एक फोटोन है उसकी एनर्जी है 10.2, कितनी है? तो बताओ वो हमें नजर आएगा कि नहीं आएगा? क्यों नजर नहीं आएगा? सर 10.2 है मतलब 1 पे आया है, अगर 1 पे आया है मतलब यूवी में है और यूवी हमें नजर आने वाला। बोलो डन। अब यहाँ पे बनते हैं कुछ एक सवाल। क्या बनते हैं सवाल? सबसे पहला सवाल, सबका ध्यान चाहिए, बोर्ड में आ जाओ। इलेक्ट्रॉन चला गया N2 में, कहां चला गया? N2 का मतलब होगा हायर एनर्जी लेवल। हायर एनर्जी तो ऊपर की नीचे, हायर ऊपर की नीचे, बोलते रहो ना, याद करो ना, हायर ऊपर की नीचे। और N1 का मतलब होगा लोअर एनर्जी लेवल। एक सवाल पूछूं क्या? एमिशन कब होगा? N2 से N1 की N1 से N2? और N1 से N2 क्या होगा? बेहतरीन, एक इलेक्ट्रॉन N2 में है, कहां है? और वो आया N1 में, कहां आया? तो क्या रेडिएशन एमिट करेगा? टोटल कितने रेडिएशन एमिट करेगा? टोटल स्पेक्ट्रल लाइन, क्या बोला सर ने? इसे मैं क्या टोटल एमिशन लाइन बोल दूं? इसे क्या मैं टोटल लाइन बोल दूं? टोटल एमिशन लाइन क्यों बोला समझ गए? एमिशन लाइन क्यों बोला समझ गए? कभी बोलेंगे टोटल स्पेक्ट्रल लाइन, तो कभी बोलेंगे टोटल एमिशन लाइन, तो कभी बोलेंगे टोटल लाइन। और इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला N2 माइनस अंडर ब्रैकेट N2 माइनस प्लस 1। भाई याद आया? अच्छा, अगर कभी मैं आपसे पूछूं सीरीज लाइन, क्या पूछूं? रुको, सबका ध्यान बोर्ड पे। इलेक्ट्रॉन गया 5 पे, कहां गया? और इसको आना है 1 पे, कहां आना है? 5 से 1 आने के कितने तरीके? बहुत बढ़िया, एक तो सर सीधे 5 से 1 आ जाए। जब 5 से 1 आएगा तो ये लाइमन है कि नहीं है? कहीं से भी 1 पे लाइमन, कहीं से भी 2 पे, ऐसे बोलो, कहीं से भी 3 पे लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फंड, हम्फ्री। बोलो फंड, हम्फ्री, हाँ या ना? पी फंड नहीं, फंड नाम उनका चलेगा, पी साइलेंट है निमोनिया जैसे, अरे हाँ या ना? और लास्ट में कौन है? हम्फ्री, चलेगा। उसके बाद सुनिएगा, 5 से कहां गए? ये लाइमन है कि नहीं है? लेकिन हो सकता था 5 से 4 जाए, लेकिन 5 से 4 लाइमन, मगर 4 से 1 आता तो लाइमन होता। तो ये भी है लाइमन, ये भी है लाइमन, 3 से 1 ये भी है लाइमन, 2 से 1 ये भी है लाइमन, 1 से 1, 1 से 1 क्या होगा? इससे ज्यादा लाइमन मिलने वाले। मतलब ऐसा समझो, एक इलेक्ट्रॉन जो 5 पे कहां है, टोटल कितने लाइमन मिल रहे हैं? कैसे बार बार चित्र बना के बताओगे ना? तो उसका एक तरीका बनाया कि जब भी निकालना सीरीज लाइन, क्या निकाला? सीरीज, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फंड सीरीज। और तो जब भी सीरीज लाइन निकालना उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है N2 माइनस सीरीज नंबर। N2 माइनस लाइमन का सीरीज नंबर, बोलो लाइमन का सीरीज नंबर, बामर का, पास्चन का, एंड सो ऑन। बोलो हाँ या ना? यानी अगर मैं आपको सीरीज नंबर बता दूं और कहां है वहां से माइनस करके टोटल नंबर ऑफ रेडिएशन बता दोगे। कुछ एक ओल्डी सवाल खेले, उसके पहले ये दो फॉर्मूला लिख लें। टोटल स्पेक्ट्रल लाइन कॉपी में लिखते चलें, टोटल स्पेक्ट्रल लाइन, और टोटल स्पेक्ट्रल लाइन का फॉर्मूला है N2 माइनस N1 अंडर ब्रैकेट N2 माइनस N1 प्लस 1/2। कुछ बच्चे फिजिक्स में ऐसा पढ़ते हैं, कुछ बच्चे फिजिक्स में ऐसा पढ़ते हैं कि टोटल स्पेक्ट्रल लाइन का फॉर्मूला है N2 माइनस 1, याद आ रहा है क्या? और यहां लिखते हैं N2 अपॉन 2। ये फॉर्मूला केवल तब चलता है जब फाइनल ट्रांजिशन ग्राउंड स्टेट पे हो। हम लोग नहीं मान रहे कि फाइनल ट्रांजिशन ग्राउंड स्टेट पे है, हम लोग मान रहे तुम कहीं पे भी आओ, हम हर जगह बता देंगे। मतलब ये जो फॉर्मूला है ये एक लिमिटेशन के साथ है, ये जनरल फॉर्मूला है, चलेगा। N2 माइनस N1 ये जनरल है बेटा, ये लिमिटेशन है बेटा। अरे हाँ या ना? उसमें कोई लिमिटेशन। एक बार यहाँ N1 की वैल्यू 1 रखो, जरा रखो 1, तो N2 माइनस 1 से 1 कैंसिल हो, ये बना कि नहीं बना? मतलब ये उसमें ऑलरेडी समाया है। अरे हाँ या ना? उसके बाद क्या सीरीज लाइन बता दोगे? आओ समझते हैं। पॉइंट नंबर 1, एटॉमिक स्पेक्ट्रम का मतलब क्लियर।
एटॉमिक स्पेक्ट्रम एमिशन है कि एब्जॉर्प्शन? एटॉमिक स्पेक्ट्रम कॉन्टिन्यूअस डिसकॉन्टिन्यूअस? लाइन है कि बैंड? हर एटॉमिक स्पेक्ट्रम लाइन स्पेक्ट्रम है, हर एटॉमिक स्पेक्ट्रम। और मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम, छोटे छोटे सवाल तैयार। अरे हेलो, अब बढ़ते आगे, हम लोग केवल एमिशन स्पेक्ट्रम पढ़े, चलेगा मेरे भाई? लायमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फंड, हम्फ्री याद रहेगा। आओ एक छोटा सवाल करते, इस कंसेप्ट को करते हैं आत्मसात। कौन सा आइटम है, उसका क्या बनाया? अब बता दो, क्या ये हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है? लाइन है कि बैंड? एटॉमिक है कि मॉलिक्यूलर? कॉन्टिन्यूअस डिसकॉन्टिन्यूअस? एमिशन की एब्जॉर्प्शन? चलेगा। अब इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहा, 6 से? आपको बताना है बाय ट्रांजिशन इन मल्टी स्टेप, देन फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल। ये कौन सा सवाल पूछा है? टोटल। टोटल मतलब जितने बन सकते हैं सब बताओ। टोटल मतलब जितने बन सकते हैं, बता दोगे क्या? लगाओ फॉर्मूला फटाफट बताओ, रफ करो। टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन बन जाएगा। फॉर्मूला बोलो एक बार, n2 माइनस अंडर ब्रैकेट n2 माइनस प्लस 1/2, रखो सारी वैल्यू। 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 प्लस 1/2, कितना आंसर आ रहा है? 6 आ रहा है क्या? कंफर्म है? तो ये टोटल लाइन है, इसमें लाइमन होगा कि नहीं होगा? जब 3 पे गिर रहा तो कहां से लाइमन होगा? बामर होगा कि नहीं होगा? पास्चन होगा कि नहीं होगा? कहीं से भी 1 पे लाइमन, कहीं से भी 2 पे, तो भैया 1 पे आया कि नहीं आया? तो लाइमन मिला कि नहीं मिला? बामर मिला कि नहीं मिला? नो यूवी रेडिएशन, नो विजिबल रेडिएशन, ओनली एंड ओनली इंफ्रारेड रेडिएशन। अरे हाँ या ना? चलो अगला आप ट्राई करोगे, नंबर ऑफ लाइंस इन यूवी रीजन। अच्छा मान लो होता 1 पे, मान लो होता, कितने बच्चे बता देते? सर ने यूवी रीजन पूछा है, तो सर ने टोटल लाइन पूछा कि सीरीज लाइन, तो फॉर्मूला चलेगा n2 माइनस n1, यानी सीरीज नंबर। क्लियर है? कब मुझे कौन सा फॉर्मूला लगाना क्लियर है? तो यहां हो जाएगा 6 माइनस 1, आंसर 5। लेकिन अभी कहां गया? तो आंसर कितना? ठीक है साहब, अगला आप ट्राई करो, ये भी 0 होगा। ठीक है, बन रहा है क्या? अगला आपको बोल रहा है नंबर ऑफ लाइंस इन पास्चन रीजन। पास्चन का n बोलो, ऐसे बोलो, लाइमन का, बामर का, पास्चन का, ब्रैकेट का, पी फंड मतलब फंड का 5, हम्फ्री का, पास्चन तो 6 माइनस 3, 6 माइनस 3, यहां बोलो ब्रैकेट में 6 माइनस 4, कितना आएगा? 2। यहां बोलो 6 माइनस कितना आएगा? यहां बोलो, सवाल तो पढ़ लो। क्यों? यहां 3 2 1, यहां 0 होना चाहिए ना। अरे सर ये थोड़ी सीक्वेंस थोड़ी चल रहा है, सवाल बदल गया है। ये पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ लाइंस इन, तो ये इंफ्रारेड है कि नहीं है? और ये भी, और ये भी, तो 3 2 5 और 1 6। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? एक और सवाल आप करो जरा जल्दी से। इफ एन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट फ्रॉम, if an electron transit from, if an electron transit from n बराबर 6 to n बराबर 2, n बराबर 6 to n बराबर 2, डन है? 6 से कहां जा रहा है? इन मल्टी स्टेप, इन मल्टी स्टेप, देन कैलकुलेट नंबर 1 total spectral lines, then calculate number 1 total spectral lines, and number 2 total infrared lines, total infrared lines, total infrared lines। मुझे यकीन है सबसे बन जाएगा। बन गया? चलो जल्दी से मुझे टोटल स्पेक्ट्रल लाइन बताओ। सबका आंसर आ गया? अरे वाह भाई, 6 माइनस 2, 6 माइनस 2 प्लस बाई, तो 4 गुणे 5 बटे, आंसर इज, ठीक है साहब, बहुत बढ़िया। इंफ्रारेड लाइन बता दोगे क्या? एक मिनट, 6 से 2 गया, तो 6 से 2 गिनोगे नहीं गिनोगे? 6 से 3 गिनोगे? 6 से 4 भी, 6 से 5 भी, मतलब पास्चन गिनोगे, ब्रैकेट गिनोगे, फंड गिनोगे, लेकिन बाम गिनने वाले, तो बता दो साहब कितना होगा? पास्चन बता दो कितना होगा? 6 माइनस 3,
कितना आएगा 3, ब्रैकेट कितना होगा 6 माइनस 4 2, और पी फंड कितना होगा 6 माइनस 5 कितना आएगा 1। तो टोटल कितने इंफ्रारेड आ गए 3 2 5 1 बोले तो 6 बन जाएंगे। अब ये हुआ एक तरह का सवाल, थ्योरेटिकल प्लस न्यूमेरिकल। अब इसमें एक सवाल और आता है, थोड़ा फील करना। एक इलेक्ट्रॉन है n बराबर 2 पे, कहां है, अब ये कहां जा सकता है, ऊपर नहीं जा सकता। एक्साइटेड है तो नीचे ही आएगा। क्या बोला सर ने, एक्साइटेड है तो, एक्साइटेड है तो कहां बैठा इलेक्ट्रॉन, अब कहां जाएगा, फील करो। तो जब 2 से 1 पे आएगा तो एनर्जी एमिट करेगा कि एब्जॉर्ब, नहीं नहीं एब्जॉर्ब करेगा, थोड़ा हल्का सा एब्जॉर्ब करेगा। कंफर्म बोल पा रहे हो ना। एक इलेक्ट्रॉन है, आप पूरा एटॉमिक पढ़ रहे हैं 2 से 3 लेक्चर में, ठीक है। आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, वो है n बराबर 2 पे, कहां है, और वो 2 से 1 पे आया। तो बताओ ये डी एक्साइटेशन है कि एक्साइटेशन, एनर्जी एमिट है कि एब्जॉर्ब। वो जो एनर्जी एमिट होगी वो क्या ईएम वेव के रूप में होगी, क्या ईएम वेव के अंदर फोटोन होता है, क्या फोटोन की एनर्जी बता दोगे कितनी, जितने का गैप उतनी एनर्जी, जितने का गैप, उस एमिटेड फोटोन का एनर्जी कितना है 10.2 eV। कितने बच्चे उस एमिटेड फोटोन का वेवलेंथ बता देंगे इन एंगस्ट्रॉम, इन एंगस्ट्रॉम, इन एंगस्ट्रॉम, बता दोगे क्या। शायद आप ऐसे करोगे, ई बराबर 12,400 अपॉन लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम, इससे लिख दोगे 10.2। ये करोगे नहीं करोगे। आज से कई साल पहले एक साइंटिस्ट, उनका नाम था रेडबर्ग, क्या नाम था, उन्होंने यही किया, कुछ नए अंदाज में किया। अगर मैं ये नहीं पढ़ाता तो भी ये सवाल आपसे बन जाता, लेकिन अब कैसे करना वो भी बता रहा हूं, ठीक, क्योंकि हमें ये फॉर्मूला भी समझना पड़ेगा। आओ समझते हैं रेडबर्ग फॉर्मूला क्या है। सबका ध्यान बोर्ड पे है। एक इलेक्ट्रॉन अभी कहां बैठा है 2 पे, n2 पे, भाई n2 लिखा है ना, और कहां चला गया, चलेगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आएगा, क्या ये ईएम वेव एमिट करेगा। इस ईएम वेव में कौन है, फोटोन, एक लिफाफे में बंद एनर्जी, फोटोन नहीं, लिफाफे में बंद एनर्जी। बोलो हाँ या ना। अब इस फोटोन का एनर्जी जो होगा, क्या वो डेल्टा ई के बराबर होगा, क्या डेल्टा ई बराबर एच सी बाई लैम्डा होगा, क्या इसको आप E2 माइनस E1 कहोगे, क्या सारा खेल कर लोगे। एनर्जी का फॉर्मूला सबको याद है, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, याद है। उन्होंने वो सारा कार्यक्रम किया जो मैं कर नहीं रहा हूं, और वो सारा कार्यक्रम करके उन्होंने एक फॉर्मूला दिया मेरे प्यारे बच्चों, और फॉर्मूला दिया 1 बाई लैम्डा, 1 बाई, और जो 13.6 आ रहा था ना, उसको अपना नाम रख दिया रिडबर्ग कांस्टेंट। अरे 13.6 आएगा ना यहाँ पे, उसको HC से डिवाइड करोगे तो कांस्टेंट आएगा नहीं आएगा, उसका नाम रख दिया रिडबर्ग कांस्टेंट। अरे हेलो। और एक फॉर्मूला बन के आया 1 बाई लैम्डा इक्वल टू आर जेड स्क्वायर इंटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन, रुको, क्या ये 1 बाई लैम्डा है, क्या यही वेव नंबर है। आज मैंने क्या निकाला, एमिटेड फोटोन का वेव, यानी एमिटेड फोटोन का वेव, यानी मैं एमिटेड फोटोन का फ्रीक्वेंसी भी निकाल। ये जो आपके सामने फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले का नाम है रिडबर्ग फॉर्मूला। आप चाहे तो सवाल इस फॉर्मूले से करो, या चाहे वैसे जैसा कुछ देर पहले कर रहे थे। हेलो। लेकिन दुनिया में हर किसी की एनर्जी याद नहीं है ना। 10.2 याद है, 12.09 याद है, 12.75 याद है, ये याद आया तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर हमें ये फॉर्मूला लगाना भी आना। लिख लो जरा, जब आप न्यूमेरिकल करते हैं बच्चों, लिखते चले, तो ये जो फॉर्मूला आपके सामने है, इसी फॉर्मूले का नाम है रिडबर्ग फॉर्मूला। सबसे बड़ी एक कैलकुलेशन मिस्टेक बच्चा करता है, सवाल उससे पूछा जाएगा लैम्डा, लेकिन ये लैम्डा का फॉर्मूला नहीं है, ये 1 बाई, तो अंत में आपको उल्टा करना पड़ता है, आप अक्सर यहां गलती करते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना, भी सवाल देता हूं, जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आर की वैल्यू आती है लगभग 10 की पावर 5 सेंटीमीटर इनवर्स। 10 की पावर 5, लाख की 10 लाख, लाख की 10 लाख, हजार 10 की पावर 10,000, तो 1 लाख, यानी ये 1 लाख है, यानी 10 की पावर 5 है सेंटीमीटर इनवर्स। सेंटीमीटर है कि सेंटीमीटर इनवर्स, 1 बाई लैम्डा है तो इनवर्स तो होना चाहिए भाई। ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, ये एक, तो इसकी वही यूनिट होगी जो, और लैम्डा की यूनिट सेंटीमीटर या मीटर होती है, तो ये 1 बाई सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर इनवर्स। बोलो ना यार, क्या आप इसे मीटर में बदल लोगे। जब इसे मीटर में बदलेंगे तो आएगा 10 की पावर 7 मीटर इनवर्स। इनवर्स इसलिए आ रहा है, अरे हाँ या ना। लेकिन जब हम करेंगे कैलकुलेशन तो कई बार आएगा 1 बाई आर, और 1 बाई आर को आप ले सकते हैं 912 एंगस्ट्रॉम। आपकी कैलकुलेशन में सारे नंबर याद होने चाहिए। एक सवाल पूछूं क्या, एक ऐसा सवाल जो अक्सर आपको परेशान करता है। सवाल करने के मैं 2 तरीके सिखाऊंगा। सबसे पहला, बच्चे को फॉर्मूला याद हो, कर लोगे क्या,
अरे हेलो, मगर जब हम सवाल करेंगे तो कुछ भाषाओं का प्रयोग करेंगे। कुल कितनी सीरीज है? एक है लाइमन, एक है एक है फंड और हम्फ्री। ओरल सवाल जवाब देना, ठीक? लाइमन सीरीज की बात कर रहा हूं। किसकी बात? अब लाइमन है तो कहां गिराना है? अब एक बार 2 से 1 गिरा लो और एक बार इन्फिनिटी से 1 गिरा लो। सभी लोग बेटा, पहले कहां से कहां गिराया? अगर देख के नहीं फील कर पाते तो पहले सुनो मगर फील करो, ठीक? एक बार इलेक्ट्रॉन को 2 से कहां गिराया और एक बार इन्फिनिटी से। दोनों ही लाइमन है कि नहीं है? दोनों में जो फोटोन एमिट होगा, दोनों की एनर्जी सेम होगी, अलग। एमिटेड फोटोन की एनर्जी सबसे कम कहां होगी? बेहतरीन। सबसे ज्यादा कहां होगी? एनर्जी गैप होगा जा तो एमिटेड फोटोन की एनर्जी गैप होगा कम तो एमिटेड फोटोन की एनर्जी भी। जब मैं सवाल पूछूंगा तो इसी कहानी को थोड़ा कंफ्यूज करके आपसे पूछूंगा, कुछ ऐसे बोलूंगा। मैं बोलूंगा कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ, कभी बोलूंगा फर्स्ट लाइन, कभी बोलूंगा फर्स्ट लाइन का मतलब है गैप है एक का। फर्स्ट लाइन का मतलब है गैप है। फर्स्ट लाइन ऑफ लायमन 2 से 1, फर्स्ट लाइन ऑफ बामर 3 से 2, 3 से 2 बामर बोला ना। फर्स्ट लाइन ऑफ लायमन, फर्स्ट लाइन ऑफ बामर, फर्स्ट लाइन ऑफ पास्टन। जब भी बोले फर्स्ट लाइन गैप है, जब भी बोले फर्स्ट लाइन गैप है, और जब भी गैप है एक का, उसे कई बार फर्स्ट लाइन भी बोलते हैं और उसे कई बार हम बोलते हैं अल्फा लाइन। क्या बोलते हैं? अल्फा लाइन यानी गैप है, बीटा लाइन यानी गैप है, गामा लाइन यानी गैप है। एक सवाल पूछो क्या? गैप है एक का, गैप है 2 का, गैप है। गैप होगा ज्यादा तो एनर्जी होगी ज्यादा तो फ्रीक्वेंसी होगी ज्यादा तो लैम्डा होगा। बोलो ना, सबसे कम लैम्डा गामा का होगा, सबसे ज्यादा लैम्डा अल्फा का होगा। ये नहीं समझ पाए। गामा में कितने का गैप है? तो एनर्जी गैप है जा तो लैम्डा होगा। तो किसी भी सीरीज की जो गामा लाइन है उसका लैम्डा अल्फा लाइन से। ये सब तुरंत सोचना आना चाहिए। सब एक ही चीज से रिलेट हो रहा, कौन है? एनर्जी। अरे हाँ या ना? रुकना, कभी कभी बोलेगा लास्ट लाइन। क्या बोलेगा? लास्ट लाइन का मतलब है इन्फिनिटी से। क्या बोला सर ने? सीरीज नंबर चलेगा। अब आपको जवाब देना है सबको, ठीक? फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन ट्रांजिशन बताना है, सबको बोलना है। फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन, फर्स्ट लाइन ऑफ बामर, लास्ट लाइन ऑफ लाइमन। ठीक है? अब सवाल पूछना, जब लास्ट लाइन ऑफ लाइमन निकालोगे, जब लास्ट लाइन ऑफ लाइमन, जोर पड़ रहा दिमाग पे, पढ़ना चाहिए थोड़ा सा। हाँ, जब लास्ट लाइन ऑफ लाइमन निकालोगे, कौन सी लाइन? किसका? तो लास्ट लाइन सोच लो, उसमें जो फोटोन एमिट होगा, बताओ उसका एनर्जी कितना होगा? क्या बात कर रहे हो? और अगर हीलियम प्लस होगा तो कितना होगा? 13.6 इंटू जेड स्क्वायर। अरे नहीं समझ पाए। कहीं पे भी पेन चलाने की आवश्यकता नहीं है, सब उंगलियों में चलता है एटॉमिक स्ट्रक्चर। हाँ या ना? अच्छा सुनिएगा, अगर मैं आपसे कहता हूं फर्स्ट लाइन ऑफ बार्मर, फर्स्ट लाइन ऑफ, सोच लो, सोच लिया? अब सुनना, फर्स्ट लाइन ऑफ बार्मर हाइड्रोजन एटम में एमिटेड फोटोन की एनर्जी बताओ। 3 से 2 1 पॉइंट, डन है? 10.2, 1.89, 0.66, 0.31, डन। अब सुनिएगा प्यारे बच्चों, मैं आपसे कहता हूं अल्फा लाइन कितने का गैप, बीटा लाइन, गामा लाइन। कुछ एक सवाल पूछो, बता दोगे? पहला सवाल ओरली है, सभी बच्चों का ध्यान चाहिए, रुक जाओ। फाइंड आउट द ट्रांजिशन फॉर द करस्पॉन्डिंग लाइन, अल्फा लाइन ऑफ बामर। बोलो, बामर है तो कहां गिराओगे? कहां से गिराओगे? मतलब 3 से 2 गिरा दो, इसे बोल दो N2, इसे बोल दो, अरे बोलो ना यार। गैप है एक का अल्फा लाइन, गैप है 2 का, गैप है 3 का, बोलो बीटा लाइन, ब्रैकेट सीरीज, ब्रैकेट। ऐसा नहीं, पहले कहां गिराना सेट कर लो। लाइमन बामर पास्टन ब्रैकेट, लाइमन बामर पास्टन ब्रैकेट। बोलो बोलो, लाइमन कहां गिराना है? कहां से गिराना है? क्या बात है, शानदार। अगला आप बोलोगे गामा लाइन ऑफ लाइमन कहां गिराना है? कितने का गैप? तो 3 और 1। अच्छा जोड़ भी तो सकते हैं, हाँ यार। अरे यस और नो। खैर, ये आपके सामने ट्रांजिशन आ गया। एक सवाल पूछो, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ फोटोन, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ इन गामा लाइन ऑफ लाइमन सीरीज?
12 पॉइंट, सब फटाफट याद होगा तो मजा आएगा। तभी मैंने कहा था कल की क्लास में जिसने एनर्जी गैप याद कर लिया उसने पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ लिया। हेलो, केवल एक काम करना है, एनर्जी गैप याद करना है, चलेगा? उसमें एनर्जी गैप याद करिए, टेबल बनाइए, लिखिए, 2-3 बार रिपीट करिए, खेलिए, घर में करना पड़ेगा ऑफ कोर्स, लेकिन याद होते सवाल यूं बनेंगे, चलेगा? इसका कितना आएगा? 1 से 2 का गैप 10.2, 1 से 3 का गैप 12.09, 1 से 4 का गैप 12.75, 12 पॉइंट। एक सवाल पूछूं क्या? व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ, व्हाट इज द photon of wavelength of photon of gamma line of Lyman series, gamma line of Lyman series कितने बच्चों बन जाएगा? देखो 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 देखो, अरे 12 पर देखो ना, 12.75124000 अपॉन लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम, तो लैम्डा कितना आएगा? 12400 अपॉन 12 पॉइंट। जो भी हो, ये भी 12 है, ये भी लगभग तो 12 है ना मेरे भाई, तो लगभग कुछ, अच्छा 12,400 है। आपको दिक्कत हो तो हटा दो डेसिमल यहां से, या तो यहां डेसिमल लगा लो, 12.4 इंटू 1000, समझ गए? तो आप सोच सकते हो कि कब 1 से बड़ा होगा, कब 1 से छोटा होगा, और 10 की पावर देखो, आंसर टिक करो, घर चले आओ। हेलो, चाहे सवाल को करो ऐसे और चाहे करो रिडबर्ग फॉर्मूले से। रिडबर्ग फॉर्मूले से कितने बच्चे कर लेंगे? फॉर्मूला बोलो, 1 बाई लैम्डा बराबर आर जेड स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर, चलेगा? अगला सवाल आप सबको करना है, थोड़ा अटेम्प्ट करना, फिर मैं सिखाता हूं। ये सवाल, ये प्रोफाइल सबसे कठिन माने जाते हैं, इसके कैसे करना मैं सिखाता हूं। सवाल पढ़ लो। Which transition in the hydrogen atom would have the same wavelength as the beta line transition of Balmer series in helium plus? सवाल पढ़ना सिखाऊंगा मैं, सवाल समझ गए? सवाल कहता है कि विच ट्रांजिशन इन द, मतलब हाइड्रोजन एटम में, सुनो सुनो सुनो, सुनो, हाइड्रोजन एटम में क्या बोला सर ने? इलेक्ट्रॉन कहां से कहां घूमे फिरे कि हमें वही वाला वेवलेंथ मिले जो बीटा लाइन हीलियम प्लस में मिलता है। अरे हाँ या ना? बीटा लाइन ट्रांजिशन ऑफ बामर सीरीज ऑफ हीलियम प्लस, तो हीलियम प्लस का कौन सा सीरीज है और कौन सा है? बीटा लाइन। मतलब कितने का गैप? गिराना कहां है? 2 पे। कहां से गिराना है? अच्छा, 4 से 2 गिराने पर, सुनो सुनो ना, 4 से 2 जो फोटोन मिल रहा है वही वाला फोटोन हाइड्रोजन में कहां से कहां गिराने पर मिलेगा। एंड द लॉजिक इज एनर्जी गैप सेम होना, एंड द लॉजिक इज एनर्जी सेम होना। अगर मैं 4 से 2 की एनर्जी निकाल लेता हूं तो फिर मैं ये सोच लूंगा वही एनर्जी हाइड्रोजन में कहां है। आई डोंट हैव टू यूज एनी रिडबर्ग फॉर्मूला, एनर्जी गैप याद होती है, सवाल उंगलियों में बनता है। हाँ, एनर्जी गैप याद होनी चाहिए। क्या मैं सबसे पहले हाइड्रोजन एटम का 2 से 4 का गैप निकाल लूं? अगर होता हाइड्रोजन एटम, अगर होता तो बोलो 2 से 3 का कितना गैप होता है? 1 पॉइंट। बेहतरीन। 3 से 4 का कितना होता है? तो बोलो 2 से 4 कितना होगा? 1.89 प्लस 0.66 यानी 2 पॉइंट, राइट? अगर होता तो इतना गैप होना चाहिए। ये हाइड्रोजन है कि हीलियम? तो हीलियम की एनर्जी निकाल लोगे, तो हीलियम की जो एनर्जी हो जाएगी वो हो जाएगी 2.55 इंटू 4 यानी 10.2। सोचो 10.2 हाइड्रोजन में कहां है, यानी इलेक्ट्रॉन को 2 से 1 में जाना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को 2 से 1 में जाना पड़ेगा। खट नहीं समझे? व्हाट इज द मैजिक? एनर्जी गैप। इस पूरी कहानी में जादू कहां है? एनर्जी गैप। वो वाला फोटोन सोचो जो बीटा लाइन ऑफ हीलियम में है, वही फोटोन वहां कब मिलेगा? जब एनर्जी सेम होगा। एनर्जी गैप सेम, देखो, डन। अब इस सवाल को करने का एक तरीका जो मैं ये सिखाता हूं, लेकिन दूसरा रिडबर्ग तरीका। कौन सा तरीका? रिडबर्ग। भाई भूल जाओ तो वो भी तो आना चाहिए। आ जाओ सब लोग, बोर्ड में आ गए? एक मिनट, दोनों का लैम्डा सेम करना कि अलग अलग? तो इसका लैम्डा सेम टू सेम, खत्म। अरे हेलो, ए लैम्डा सेम की 1 बाय लैम्डा सेम? अरे लैम्डा सेम है तो 1 बाय लैम्डा भी सेम होगा ना यार। हाँ या ना? तो 1 बाय लैम्डा इस का 1 बाय लैम्डा, 1 बाय लैम्डा का फॉर्मूला बोलो, आर जेड स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन, बराबर यहां बोलो आर जेड स्क्वायर इंटू 1 अपॉन, कौन सी लाइन है? बीटा। कहां गिराना है? तो 1/2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन, राइट? आर से आर कैंसिल हो, इधर चल रहा हाइड्रोजन, इधर चल रहा हाइड्रोजन का जेड, यानी यहां कह दो 1/n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन
और यहां सॉल्व कर रहा हूं, मेरे पे जेड की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 का स्क्वायर ये जाएगा 1/2 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर, हाँ या ना? 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 4 अंदर भेजो, भेज दिया, तो क्या बचेगा 4/4 1, 16 4 कितना 4, 4 को लिख दो मैं 2 का स्क्वायर, 4 को लिख दो मैं 2 का स्क्वायर, आंसर आप सबके सामने है। नहीं समझ पाया अभी भी? अरे यार, कहा 2 से 1 तब ना बराबर होगा। क्यों इतना मेहनत कर, एनर्जी गैप याद होता तो यूं कर लेते। हाँ, एनर्जी गैप में खेलने के लिए एनर्जी गैप उंगलियों पे याद होना चाहिए। इज दिस क्लियर? आओ कहानी समेटते हैं। आज से कुछ दिनों पहले प्यारे बच्चों, कहानी कुछ ऐसी शुरू होती है और पूरे चैप्टर को आप दिमाग में रखना। सबसे पहले आई डेल्टास एटॉमिक थ्योरी, कल से कौन सी थ्योरी? फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की खोज होती है। फिर आया कौन? थॉमसन मॉडल। न्यूट्रॉन की खोज बाद में हुई होती है। उसके बाद प्यारे बच्चों थॉमसन मॉडल कई सालों तक चला। फिर होता है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग। फिर कौन सा मॉडल आया? फिर खोज होती है ईएम वेव की और इसी समय आ चुका होता है स्पेक्ट्रम, याद है? फिर एक नया मॉडल आता है। दुनिया को कई सालों तक बोर मॉडल की बातें बहुत सही लगती थी। बोर मॉडल सबसे अच्छा लगता था क्योंकि बिना एटम को देखे लोग उसकी रेडियस, वेलोसिटी, एनर्जी बताते थे। बोले यार ये तो बहुत जादू है। आप इमेजिन करो, क्या आप किसी एटम को देख सकते हो? हाथ में एटम है कि नहीं है? आप देख नहीं सकते हो और उस एटम के अंदर की मौजूद इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बता रहे हो। इट सीम्स लाइक मैजिक ना? नहीं समझ पाए? ये तो वही वाली बात है, बैठे बैठे चिड़िया को मैं भी बैठा दूंगा, देखना। अगर मान लो ऐसा हो जाए तो सामने वाला कहेगा यार तो जादू है। आप ये चिड़िया बैठ जा, मान लो ऐसा हो जाए, तो ये जादू जैसा लगेगा नहीं लगेगा? जिसे आप देख नहीं पा रहे, जिसे आप सोच नहीं पा रहे, उसके बारे में आप बातें कर पा रहे। बोर मॉडल कई सालों तक चला, लेकिन उसी जमाने में 2 खोज होती है और उन दोनों खोजों ने एक बार फिर से इंसान को सोचने में मजबूर किया। पहली खोज थी डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब है अवधारणा। उनका ऐसा मानना था, सोचना था। बाद में आगे चल के डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट को सही साबित किया। लेकिन जब उन्होंने कहा था उस समय मानते थे। जैसे आज मैं एक अवधारणा बना दूं, पढ़ने से कुछ नहीं होता। मैं एक अवधारणा बना दूं पढ़ने से, समझना मेरी बात को, और आगे चल के एक एक्सपेरिमेंट हो और उससे वेरीफाई करे, यस पढ़ने से कुछ नहीं होता, तो फिर कहा जाएगा ना आज से 100 साल पहले टीरम सर ने पहले ही कह दिया था। वही वाली बात है, राइट? डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस एक हाइपोथेसिस थी उस समय, जिसे बाद में डायवर्सन जर्मर एक्सपेरिमेंट जो आप पढ़ते हैं फिजिक्स में, पढ़ते हैं ना, उसे वेरीफाई किया, लेकिन उस समय तक वेरीफाई नहीं था, इसलिए उसे हाइपोथेसिस किताबें लिखती हैं फिलहाल। और दूसरा एक्सपेरिमेंट होता है हाइजेनबर्ग का। ये दोनों एक्सपेरिमेंट क्या थे? 10 मिनट लेता हूं और बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट मॉडल की ओर, जिसका नाम है। डी ब्रॉगली ने कहा सुनो, जैसे इंसान के अंदर इंसानियत होती है तो कभी कभी जानवरियत भी होती है, वैसे ही किसी जानवर के अंदर जानवरियत होती है तो कभी कभी। In the same way, a particle can behave like dual nature. In the same way, a wave can behave like dual nature. वेव तो है, मगर पार्टिकल के, तो डी ब्रॉगली ने कहा पार्टिकल तो है, मगर कुछ ऐसा है उसके अंदर जो वेव के। और उस चीज को समझाने के लिए, क्योंकि इसे आप लोग डिटेल में फिजिक्स में पढ़ते हैं, तो मैं कुछ फॉर्मूले बताऊंगा और आपको शायद फॉर्मूले याद भी होंगे, याद है? मैं बस फॉर्मूले बता रहा हूं, मुझे समझाना है क्वांटम, लेकिन मैं दोनों फॉर्मूले रिवाइज करा रहा हूं, ठीक? इन्होंने कहा जब भी कोई माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, देखो मेरे शब्द सुनो, मैंने पार्टिकल नहीं बोला, क्या बोला? यानी इनकी जो बातें थी वो कहां चलती थी? माइक्रो मतलब, उन्होंने कहा जब भी कोई माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल किसी v वेलोसिटी से मूव करता है, किसी v वेलोसिटी से, तो जब वो v वेलोसिटी से मूव करेगा तो उन्होंने कहा उससे एसोसिएटेड एक वेव होगा, उससे एसोसिएटेड एक, बस याद रखना ये ईएम वेव नहीं है, इस वेव का नाम आज पहली बार रखा गया था मैटर वेव। क्या नाम रखा गया है? तो आपके सिलेबस में ईएम वेव तब तक चला जब तक इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर गया, ऊपर से, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन की स्पीड ऑफ लाइट से 100 गुना कम है, तेज घूम रहा कि बहुत तेज, पंखा थोड़ा तेज घुमा तो 3 पत्ती नजर नहीं आती, अरे बोलो ना, वो तो स्पीड ऑफ लाइट से 100 गुना तेज, 100 गुना कम तेज घूम रहा है, तो नजर आने का सवाल ही। इतनी तेज चीजों की बात कर रहे हो, जब आप इतनी स्पीड से कभी घूमते हो तो उस पार्टिकल के पीछे पीछे नहीं, उस पार्टिकल से एसोसिएटेड, उस पार्टिकल के पीछे पीछे नहीं, उस पार्टिकल से एक वेव होती है। उस वेव का क्या नाम रखा? क्या नाम रखा? और उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट करके उस मैटर वेव का लैम्डा निकालने का फॉर्मूला दिया, और लैम्डा क्या था? H/mv। याद है? अब जो पूछू जवाब देना। ये लैम्डा
ईएम वेव का है कि मैटर वेव का? ये मैटर वेव में कब आएगा? जब पार्टिकल स्टेशनरी है कि मूव कर रहा है। जब भी कोई पार्टिकल मूवमेंट में होता है या मोशन में होता है, यानी उससे एसोसिएटेड एक मोमेंटम होता है। एमवी का मतलब क्या है? अरे बोलो ना यार, ये केमिस्ट्री है मेरे प्यारे बच्चों, फिजिक्स जैसे लगती है। लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी कह दूं चलेगा? अगर मुझे मोमेंटम पता तो क्या मैं उसका लैम्डा निकाल लूंगा? अच्छा एक मिनट, क्या यहाँ पी का मतलब एमवी है? क्या सबको काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला याद है? एक बार बोलो जरा, एच अपॉन अंडर रूट 2m इंटू, क्या बात है, क्या सबको इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल डिफरेंस वाला फॉर्मूला याद है? बोलो, एच अपॉन 2m क्यू इंटू वी। ये है पोटेंशियल और ये है चार्ज। ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन, ओनली फॉर, जब आप इस सारी वैल्यू को रखते हैं तो लैम्डा का फॉर्मूला आता है, किसी को याद है? अंडर रूट 150 बाई वी एंगस्ट्रॉम, जिसे आप कह सकते हैं 12 पॉइंट अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम। इतने फॉर्मूले हमें पानी जैसे याद होने, फॉर्मूला लगाइए। और मुझे समझाना ये थोड़ी था, मुझे समझाना ये था, डी ब्रॉगली सब समझा रहे थे, लिख लो। वहीं बैठे थे बोर। डेरिवेशन नहीं बताऊंगा बेटा, ऐसा मत करो यार। हाँ, एक्चुअली में जब आप स्कूटी से जाते हैं तो बच्चे जब इसको पढ़ते हैं क्लास में तो ऐसा सोचने लगते हैं, अरे वाह मैं दौड़ूंगा तो मेरे साथ वेव चलेगी। मैंने कहा हट, ऐसा नहीं है, नहीं समझे। ये मैक्रोस्कोपिक में नहीं एप्लीकेबल है। जब मास बहुत ज्यादा है, इसमें सवाल भी कराते हैं कि मास बहुत ज्यादा है तो लैम्डा बहुत कम होगा, इसीलिए इसका सिग्निफिकेंस तभी होगा जब मास बहुत कम होगा। चलेगा? अगर आपने मास, एक सवाल भी कराते हैं, टेनिस की बॉल है 50 ग्राम कैसा करके शायद किया हो, तो ये बहुत बड़ा होने पे लैम्डा नजर नहीं आएगा। जब आप गाड़ी से जा रहे हैं, स्कूटी जा रहे हैं, तो आपसे एसोसिएटेड वेव है, मगर वो इतनी 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 नेग्लिजिबल है, उसकी कोई तुलना नहीं है, राइट? लेकिन अगर वही इलेक्ट्रॉन जो बहुत तेज घूम रहा है, अब उससे एसोसिएटेड एक वेव होगा, उसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, उसको पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए बोला जाता है मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल। डी ब्रॉगली मैक्रोस्कोपिक में सही रिजल्ट नहीं देता है। क्या वर्ड बोला मैंने? सही रिजल्ट। वो सही रिजल्ट केवल कहां देगा? माइक्रो। फिलहाल क्या सारे फॉर्मूले याद होंगे? मुझे समझाना ही था, मुझे समझाना ही था। वहीं बैठे थे बोर। कौन बैठे थे? बोले तुम्हारी बातें, तुम्हारी मेरे मॉडल पे कैसे अप्लाई होंगी? तुम क्या मेरे मॉडल को गलत कह रहे हो? बोले मेरी बातें तुम्हारे मॉडल से अलग है। मैं तो कह रहा हूं जब भी कोई पार्टिकल मूव करेगा, जब भी कोई पार्टिकल, तो उससे एसोसिएटेड एक, तो बोले तो मेरे मॉडल में कहां से वेव होगी? उनके मॉडल में बीच में कौन था और चारों तरफ? इलेक्ट्रॉन शांति से बैठा था, घूम रहा था, घूम रहा था, लेकिन फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टैट के लगा रहे थे, ठीक? अब वो घूम तो रहा था, तो उससे एसोसिएटेड भी तो वेव होना। तो उन्होंने कहा तुम बताओ कैसे वेव है, तुम्हारी बातें बकवास। उन्होंने कहा नहीं ऐसे है। बोले कैसे? बोले सुनो बोर, तुमने ही तो कहा था, तुमने ही तो कहा था mvr बराबर NH अपॉन 2 पाई। बोले हाँ मैंने कहा तो था। बोले हाँ मैंने कहा तो। बोले तुम में ही मैं हूं। बोले कैसे? बोले 2 पाई को इधर ले आओ, 2 पाई को इधर ले आओ। ले गए। जब 2 पाई इधर गया तो क्या ये 2 पाई r बन गया? क्या ये n इंटू एच अपॉन एम बन गया? डी ब्रॉगली बोले देखो ये तो मैं हूं। बोले यस। अरे हाँ या ना, यही तो डी ब्रॉगली है, एच अपॉन एम। यानी आप इसे कह सकते हैं 2 पाई r बराबर। बोर बोले वो सब तो ठीक है, मगर मैं इसको फील नहीं कर पा रहा हूं। अरे हाँ या ना, आप कहना क्या चाहते हो? 2 पाई r इक्वल टू, इसका मतलब क्या है? हाँ ठीक है, आ तो गया, घुमा फिरा के आ गया। मतलब मेरी बातों में ही तुम्हारी बात पहले से थी, मुझे दिखाई नहीं दी। बोर ने तो बहुत पहले कह दिया था, डी ब्रॉगली तो बहुत बाद में आया। बोर ने बहुत पहले कह दिया था, राइट? लेकिन बोर के पोस्टलेट्स में ही तो डी ब्रॉगली की शकल है। अरे बोलो ना। उन्होंने कहा ऐसा सोचो। क्या बोला? ऐसा। अच्छा 2 पाई r का मतलब सरकमफ्रेंस है। 2 पाई r का मतलब, ठीक है मान लेते हैं ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है, और ये थर्ड ऑर्बिट को मैंने बड़ा क्यों बनाया? यार थर्ड है तो दूर होगा तो बड़ा ही होगा ना यार, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस? और ये कौन सी ऑर्बिट है? फर्स्ट। अब अगर ये फर्स्ट ऑर्बिट है तो क्या ये n बराबर 1 है? जरा यहाँ पे n बराबर 1 रखो, तो क्या निकल के आया? 2 पाई r बराबर लैम्डा का मतलब वेव लेंथ का मतलब, वेव की लेंथ, वेव की लेंथ का मतलब पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव हाफ के बीच की दूरी ना यार, यानी उसका जो सरकमफ्रेंस होगा वही उसका लैम्डा होगा। बोले नहीं 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 समझ में आया। बोले n बराबर 2 लो, n बराबर, अब बोलो 2 पाई r बराबर, बोलो हाँ या ना, इसका मतलब बोलो।
कि लैम्डा का दोगुना कर दो वही सरकमफ्रेंस होगा, जो सरकमफ्रेंस होगा वही 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा होगा। यहां से ये होगा, यहां से, बोले नहीं समझ में आ रहा, बोले ऐसा सोचो, क्या बोले ऐसा, इसमें कितना लैम्डा होगा, ये कौन सा ऑर्बिट है, और हर वेव में एक पॉजिटिव हाफ होता है और एक, बोलो ना यार, उन्होंने कहा पॉजिटिव हाफ निगेटिव हाफ निगेटिव हाफ। नहीं समझ पाए भाई, वेव है तो 2 पॉजिटिव हाफ होंगे 2 नेगेटिव हाफ होंगे ना यार। अब आ जाओ जरा n बराबर 3 में, सुनना, अगर है n बराबर 3 तो मुझे बताओ अगर n बराबर 3 है तो कैसे सोचोगे, n बराबर 3 है तो कैसे सोचोगे, बोलो बोलो, 2 पाई r बराबर, यानी उसका जो सरकमफ्रेंस हो लैम्डा का 3 गुना हो, लैम्डा मतलब पॉजिटिव हाफ नेगेटिव हाफ, पॉजिटिव हाफ नहीं, हाँ या ना। देखो मैं ऐसे बनाता हूं, पॉजिटिव, पहले मैं पॉजिटिव की व्यवस्था कर लेता हूं, फिर नेगेटिव चिपका दूंगा, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, थोड़ा सिमेट्रिकल बना रहा हूं, लग नहीं रहा पर है ना, कान नहीं है ये, चलेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव, यहां से यहां निगेटिव, यहां से यहां निगेटिव, यहां से यहां, बन गया। कुल कितनी पॉजिटिव हाफ है, मतलब कितनी वेवलेंथ है, 3, मतलब कौन सा ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट। फोटो देख के ऑर्बिट बताओ, ऑर्बिट देख के फोटो बनाओ, क्या बोला सर ने, फोटो देख के और फोटो बना लोगे। अब जरा एक बार n बराबर 1 का बनाओ, n बराबर 1 मतलब कौन सा ऑर्बिट है, यानी कि एक ही पॉजिटिव हाफ होगा और एक ही, तो एक पॉजिटिव हाफ और एक नेगेटिव हाफ हो गया। अरे यस और नो। अब ये मत कहना कि सर पॉजिटिव हाफ ऐसे बनाया तो नेगेटिव हाफ ऐसे बना तो बेटा गोला बन गया, ऐसे नहीं, दिखाने के लिए थोड़ा तो अलग से दिखाना पड़ेगा ना यार। मतलब मैं आपके सामने अगर फोटो बना दूं, कई बार आते हैं सवाल और बोलते हैं आइडेंटिफाई द ऑर्बिट नंबर, बता दोगे। अगला सवाल, इसका कौन सा ऑर्बिट है, तो अगर थर्ड ऑर्बिट है तो रेडियस निकाल लोगे, वेलोसिटी निकाल लोगे, एनर्जी निकाल लोगे। मैं आपके सामने फोटो बना दूं और कह दूं हाइड्रोजन एटम है, बोलो इसकी एनर्जी कितनी है, कितने बच्चे बता देंगे, बोलो, -13.6 -3.4, थर्ड है -1 पॉइंट, नहीं याद है आपको, एनर्जी याद कर लेना प्लीज, चलेगा, फिर आपको सारी बातें मजा आएंगी। इज दिस क्लियर, लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट, रिलेशन बिटवीन डी ब्रॉगली एंड बोर मॉडल। यहां तक बोर मॉडल में कोई समस्या नहीं आई है। अचानक से एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि बोर मॉडल से लोगों का विश्वास उड़ गया। एक साइंटिस्ट आए, उनका नाम था हाइजेनबर्ग, क्या नाम था, उन्होंने कहा बोर इधर आओ, बोले क्या, बोले तुमने तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बता दी, बोले यस बताई थी ना वेलोसिटी, बोलो फॉर्मूला बोलो, 2.18 × 10⁶ इंटू जेड बाई एन, पानी जैसे फॉर्मूला याद हो एटॉमिक स्ट्रक्चर में, ठीक है, इंटू जेड बाई एन। उन्होंने कहा तुमने इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बता दी, बोले यस, तुमने इलेक्ट्रॉन का रेडियस बता दिया, इलेक्ट्रॉन का रेडियस मतलब पोजीशन, बोलो हाँ या ना, बोले तुम बता ही नहीं सकते, क्या बोले तुम, बोले कैसी बातें कर रहे हो, बोले एक पंखा तेज घुमा दूं, एक पंखा, सोचो एक पंखा तेज घूम रहा है, सोचो अभी पंखे की ब्लेड देख लो, पंखे की ब्लेड दिख रही क्या, कौन सा चला, एक मिनट, ये वाला देखो, पंखा चल रहा नहीं चल रहा, अभी रोक देता हूँ, रुको रुको अभी रोक देता हूँ, दूसरा चला रहा हूँ, ये सामने वाला चला रहा हूँ, ठीक, उसमें किसी एक पंखे में नंबर कर दो 1, एक ब्लेड में नंबर 1 लिख दो, लिख लो, सामने वाले में जो मेरी तरफ उसमें 1 लिख दो, सब लोग लिख दो 1, लिख दिया, ये वाले पंखे की बात कर रहा हूँ, ये वाला दिख रहा है, और जो ब्लेड मेरी तरफ है इसमें 1 लिख दो, ये ब्लेड मेरी तरफ है ना, इसमें 1 लिख दो, लिख दिया। अब मैं पंखा चालू करूंगा और आपको बताना 1 कहां है, डन है, 1 कहां लिखा है, मेरी तरफ है ना, अब आपको बताना है 1 कहां रहेगा, ठीक, बताओ 1 कहां पहुंचेगा, रुक जाओ अभी, रुक जाओ रुक जाओ, अब बताओ 1 कहां है एक मिनट, उन्होंने कहा हल्का सा तेज घुमा तो 1 नहीं बता पाए, उसके बारे में क्या बताओगे जिसकी स्पीड स्पीड ऑफ लाइट से लगभग 100 गुना कम है, और तुम यहाँ पोजीशन बता रहे हो, वाह रे बोर, और तुम मोमेंटम बता रहे हो, मतलब यार मैं, हाँ या ना, बोले हाँ यार ये तो है, बोले ये इम्पॉसिबल है, क्या बोले ये, और अगर कभी आप हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, एक न्यूमेरिकल है, करना चाहोगे क्या, बस बता दो, कर लोगे तो ठीक, देखो ऐसे हवा में कर लो, लिखो नहीं कॉपी में, डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, कितने बच्चे बन जाएंगे, थर्ड ऑर्बिट बोला है और लैम्डा पूछा है तो कर लोगे क्या,
हमेशा लैम्डा बराबर एच अपॉन एम वी, बस नहीं लगाना, ये बता रहा हूं। आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हो, तो आपको समझना पड़ेगा 2 पाई आर बराबर एन लैम्डा भी होता है। कौन सा ऑर्बिट है? थर्ड। एन की वैल्यू 3, तो लैम्डा कितना हो जाएगा? 2 पाई बाई 3। आर का मतलब रेडियस, रेडियस का फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला लगाओ, आ जाएगा, आ जाएगा ना। तो 2 पाई बाई 3 इंटू 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, कर लोगे? वॉट एवर, मैं सिखाना चाहता था हमेशा यही फॉर्मूला लगाना, ऐसा ऐसा भी सोचना आना चाहिए, बस दो बातें। इज दिस क्लियर? ये वाले सारे फॉर्मूले ये तो फिजिक्स वाले पूछ लेंगे ना, ये तो फिजिक्स में हो गया। अपनी केमिस्ट्री के लिए भी तो कुछ होना चाहिए, तो अपनी केमिस्ट्री में ये वाला चलता है, चलेगा? डन है। अब इतने मार्केट में आया हाइजेनबर्ग, कौन आया? उन्होंने कहा तुम सही सही पोजीशन, सही सही वेलोसिटी, गलत, साथ साथ। क्या बोला उन्होंने? तुम सही सही पोजीशन, सही सही वेलोसिटी बता ही नहीं सकते। It is impossible to measure the exact position and exact velocity of a moving electron simultaneously. बहुत ध्यान से यार पढ़ना। उन्होंने नहीं कहा पोजीशन नहीं बता सकते, उन्होंने नहीं कहा वेलोसिटी नहीं बता सकते, उन्होंने कहा साथ। उन्होंने नहीं कहा वन नंबर नहीं बता सकते, चलते हुए पंखे में नहीं बता सकते। पंखा रुका है तो बता सकते हो। अरे बोलो ना यार, वेलोसिटी 0 है तो पोजीशन बता दोगे? हेलो, या कह दो पोजीशन फिक्स कर दो, तो लेकिन दोनों फिक्स नहीं, ये समझना है। यू कैन नॉट प्रिडिक्ट द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट वेलोसिटी। और उन्होंने वेलोसिटी ना बोल के मोमेंटम बोला था, पर मोमेंटम में वेलोसिटी होता है, आप जानते हैं। एक होता है लीनियर मोमेंटम, एक होता है एंगुलर। लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला m into v, एंगुलर मोमेंटम वेक्टर v क्रॉस वेक्टर आ रहा है ना। फिलहाल उन्होंने कहा कि आप एक मूविंग इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी और पोजीशन साथ साथ नहीं बता सकते, जब बताओगे तो एरर आएगा। क्या आएगा? एरर, समझते हैं? और उन्होंने कहा वो जो एरर होगा, तो पोजीशन के एरर को डेल्टा एक्स बोला और वेलोसिटी के एरर को डेल्टा। उन्होंने कहा ये जो दोनों का एरर होगा, दोनों का, वो हमेशा ही h अपॉन 4 पाई, लिख रहा हूं, वो हमेशा ही h अपॉन 4 पाई से बड़ा होगा। किससे बड़ा होगा? तो जब यहाँ पे m लिख देते हैं तो h अपॉन 4 पाई से हमेशा बड़ा होगा, या कम से कम इतना होगा। ये वो वाली बात है कि मैं कहूं किसी बच्चे से जिसके यहाँ नंबर 500-400 आ रहे हैं, लेट्स इमेजिन, और मैं कहूं कि बेटा तुम नीट का पेपर दो, तुम्हारा एक सवाल तो गलत होगा ही, एक सवाल तो गलत। मिनिमम कितना बोल रहा हूं? 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, मगर एक मिनिमम वैल्यू सेट कर दी, कितना? 1। तो वही बात उन्होंने कहा, एरर इतना होगा या इससे इससे ज्यादा एक्यूरेट तुम मेजर ही नहीं कर सकते, चलेगा? और इसी प्रिंसिपल का नाम है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। यहाँ पे डेल्टा एक्स का मतलब पोजीशन नहीं है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। डेल्टा वी का मतलब अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। क्या m इंटू वी मोमेंटम है? तो इसको कई तरीके से मॉडिफाई करके लिखते हैं, सबका ध्यान बोर्ड पे चाहिए। ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, बोलो भाई। इसे मैं कह दूं डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, बोलो चलेगा? क्या सबको न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन याद है? याद है? चेंज इन लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसे मैं कह दूं डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, इसे मैंने डेल्टा टी से किया, मल्टीप्लाई डेल्टा टी से किया, क्या कुछ बदला है? क्या बदला है? अरे मल्टीप्लाई भी क्या, डिवाइड भी सेम है ना भाई। इसे कह दूं ग्रेटर और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, चलेगा? लेकिन जैसे मैं ये लिखता हूं, ये क्या बन जाता है? न्यूटन का सेकंड लॉ। याद है कि नहीं याद है? तो इसे मैं कह सकता हूं डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एफ इंटू डेल्टा टी ग्रेटर और इक्वल टू एच अपॉन, ये क्या है? फोर्स इंटू, ये क्या होता है? वर्क। वर्क भी तो एनर्जी है। यानी मैं इसी फॉर्मूले को मॉडिफाई करके क्या लिख सकता हूं मेरे प्यारे बच्चों? इसे लिख सकता हूं डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी ग्रेटर और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। बोलो हाँ या ना? ये भी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, ये भी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। एम्स में सवाल आया हुआ है ये वाला। बोले पहचान कौन? बोले बच्चों ने कहा सर वही पहचानते, ये तो जानते ही नहीं है, ये भी हाइजेनबर्ग है, चलेगा? तो सारे फॉर्मूले याद हो, जब आप करेंगे सवाल, क्या करेंगे? तो कुछ नहीं परेशान करता, एक छोटी सी चीज आपको परेशान करती है, और वो है h अपॉन 4 पाई। h अपॉन 4 पाई को सॉल्व करने पे आता है 0.5 to 7 into 10 की पावर माइनस 34। याद है क्या? नहीं याद है तो कर लो, जूल सेकंड। आओ कहानी समेटते हैं और वो सीखते हैं जो हमें सीखना था। कल जब ये लेक्चर स्टार्ट हुआ तो मैंने कहा एटॉमिक स्ट्रक्चर, यानी एटम का, हाँ या ना?
और जब भी कोई हमसे एटम का स्ट्रक्चर पूछता है तो हम कहते हैं सर बीच में न्यूक्लियस है, चारों तरफ घूमता हुआ। ये कितनी बड़ी विडंबना है जिसे आज से कई साल पहले लोगों ने कहा और कई बार कहा गलत है, आज भी वही हमारे दिमाग में सेट है। बोलो ना, ये बहुत पहले रदरफोर्ड ने नहीं कहा था, रदरफोर्ड मॉडल गलत हो गया, बोर मॉडल आया, और बोर मॉडल जो कि न्यूटन की फिजिक्स पे आधारित था, जिसे न्यूटोनियन मैकेनिक्स कहते हैं, जिसे क्लासिकल मैकेनिक्स कहते हैं, वो भी गलत हो चुका आज के जमाने में। लेकिन तब भी तस्वीर वही है जो बहुत साल पहले किसी ने कहा था। उसके पीछे कारण है आपका सिलेबस, हाँ या ना? खैर, अब चलते हैं असली फोटो की तरफ। चले क्या? जानना चाहेंगे असली फोटो क्या है? बोलो बेटा। हाँ, एक बच्चे ने कहा सर क्या ये भी केवल इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड है? एग्जैक्टली उनके भी स्टेटमेंट में ये था कि दिस जनरली शोज फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। अगर मैक्रोस्कोपिक है तो उसमें आप पोजीशन बता सकते हो। आप जब न्यूटन की फिजिक्स पढ़ते हैं तो न्यूटन की फिजिक्स इलेक्ट्रॉन के लिए पढ़ते हैं कि फॉर अ ब्लॉक, हमेशा ब्लॉक काहे बोलते हो? बड़े बड़े बॉडीज में ही न्यूटन की फिजिक्स चलती है जो आपको पढ़ाई जाती है, इसे क्लासिकल मैकेनिक्स कहते हैं, क्लासिकल फिजिक्स जिसे कहते हैं। हमेशा जब भी पढ़ाएंगे बेटा मान लो एक ब्लॉक है, बेटा मान लो एक ऑब्जेक्ट है, कभी बोलते हैं बेटा मान लो एक मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है? कभी नहीं बोलते। कारण है क्योंकि उसके लिए न्यूटन की फिजिक्स है ही नहीं, और वहीं पे जन्म होता है अगली फिजिक्स का जो आने वाला है। चलेगा? तो हाँ, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनसर्टेनिटी मतलब अनिश्चितता, पोजीशन में अनिश्चितता, वेलोसिटी में अनिश्चितता फॉर माइक्रोस्कोपिक जो मोशन में है। चलेगा? सॉरी, मैंने समझा क्या? हाँ हाँ, मतलब देखो एक चीज को समझना है, उनका ये कहना था कि एरर तो आएगा, और इसके पीछे का एक एक्सपेरिमेंट बताता हूं मैं कि कैसे हम मेजर करते हैं, अभी वो जानना रिलेवेंट नहीं है। व्हाट वी आर ट्राइंग टू कंक्लूड हियर इज कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का मतलब है कि आप सही सही पोजीशन, सही सही वेलोसिटी साथ साथ नहीं बता सकते, ये उनका कहना था। अब इसके बहुत सारे केस ऑफ कोर्स, लेकिन हम किस रेफरेंस से पढ़ रहे हैं? बोर मॉडल। तो बोर मॉडल उन्होंने जो इलेक्ट्रॉन के लिए बताया था ना, वो संभव ही। अब ऐसे समझो ना, ये पंखा तेज घूमने लगा तो क्या आप 1 नंबर की सही पोजीशन बता पा रहे हो? तो जब इतना तेज घूम रहा है नहीं बता पा रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन का कैसे बताओगे? उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड एक वेव होगा, और जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा तुम्हें इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन का बादल नजर आएगा। क्या नजर आएगा? और फिर आगे चल के जन्म होता है कुछ इलेक्ट्रॉन क्लाउड का जो आने वाला है। चलेगा? कहानी समेटते हैं, सबको फॉर्मूले याद होने चाहिए। डी ब्रॉगली के फॉर्मूले याद, बोलो ना यार। अनसर्टेनिटी के फॉर्मूले याद, कुछ नहीं करना, एक स्टेटमेंट याद रखना, फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ। न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में h/4 याद रखोगे। अब यहां तक दुनिया में आ चुका है कि बोर मॉडल में कुछ तो कमियां हैं, और बोर मॉडल की कमियों में से सबसे पहली कमी यह है कि बोर ने सही सही पोजीशन, सही सही वेलोसिटी बताया, लेकिन सही सही पोजीशन, सही सही वेलोसिटी बताना संभव। इसे ऐसे समझा जाए कि जब हम कुछ पढ़ते हैं तो कुछ एज्यूम करके चलते हैं, अगर हमारे अजम्पशन ही सही ना हो तो रिजल्ट सही हो ही नहीं सकता। बोर जब अपना मॉडल बना रहे थे, उन्होंने इलेक्ट्रॉन को एज अ पार्टिकल माना केवल, लेकिन डी ब्रॉगली ने कहा यू कैन नॉट नेग्लेक्ट द वेव नेचर ऑफ दैट पार्टिकल, लेकिन उन्होंने वेव नेचर को माना ही। तो उनका अजम्पशन सही हुआ कि गलत? उन्होंने इलेक्ट्रॉन को एक तरफ तो घूमता हुआ बताया और फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टैट का लगाया, उन्होंने अजम्पशन सही लिया कि गलत? एक तरफ तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन का रेडियस बताया, वेलोसिटी बताया, और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है आप वेलोसिटी और पोजीशन सही सही बता ही। उनके अजम्पशन आज एक बार फिर से क्या हुए? तो जब अजम्पशन ही गलत है तो रिजल्ट सही आने की गारंटी, और उसी समय मार्केट जन्म होता है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। सबसे पहले मैं आपको यह समझाने की कोशिश करूंगा कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में एटम दिखता कैसा है, और फिर यह समझाऊंगा यहां तक लोग पहुंचे कैसे। पहले बताऊंगा ये है कैसा, और फिर बताऊंगा ये उन्होंने सोचा कैसे। ऑलराइट, ताकि हमारे दिमाग में एक एटम की तस्वीर तो सही छप जाए। अगर आप एटम को देखना चाहते हैं तो आओ चलते हैं एक बगीचे में। कहां चले? चले क्या? और अपने हाथ में कैमरा ले लीजिए। ले लिया? अब कैमरा लेके आपको कहां पहुंच जाना है? पहुंच जाइए। और बगीचे में मान लेते एक पेड़ है, क्या है? और पेड़ में एक मधुमक्खी का छत्ता है। इमेजिन करिए, आप बगीचे में गए, चलो सिटी पार्क आजकल लोग जाते हैं ना, अरे यस और नो। अब वहां पे एक पेड़ है मान लो, और पेड़ में एक मधुमक्खी का छत्ता है मान लो। कितना पेड़ है? मधुमक्खी का छत्ता। अब आप दूर से देख रहे हो तो मधुमक्खी का छत्ता ऐसे गोल गोल नजर आएगा? अरे बोलो ना यार। ये जो मधुमक्खी का छत्ता आपको नजर आ रहा है, इसके चारों तरफ भिन भिनाती हुई एक मधुमक्खी है। कितनी है? मैंने कितना बनाया? गलत, दो मधुमक्खी नहीं है, मधुमक्खी की दो अलग अलग पोजीशन है। मधुमक्खी भिनभिना रही कि रुकी हुई है?
तो कभी यहां भिन बनाएगी तो कभी, हाँ या ना। आपके हाथ में क्या था, कैमरा, और आपको क्या करना है, मधुमक्खी की फोटो खींचनी है। क्या खींचनी है, मधुमक्खी कितनी है, और 1 सेकंड में एक फोटो खींचनी है, 1 सेकंड में। चलो खींचो फोटो, खींच लिया। अब अगली फोटो के लिए मधुमक्खी वहां पोज देगी, घूमती रहेगी, फिर से अगली फोटो खींचो, खींच लिया। आपको 1 घंटे तक फोटो खींचना है, कितने घंटे तक। अब आपने 1 घंटे तक जो फोटो खींचा तो टोटल कितनी फोटो खींच लिया। सिंपल सी मैथ है भाई, 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600। तो कितनी फोटो आई, 3600। 3600 फोटो में मधुमक्खी कितनी है, मधुमक्खी एक है यार, क्या कर रहे हो। लेकिन कितनी अलग अलग जगहों पे है, हाँ या ना। क्या उसकी 3600 पोजीशन है, क्या वो मधुमक्खी एक है। जैसे ऐसे समझा जाए कि इलेक्ट्रॉन एक है, वो अलग अलग जगह पे आपको इलेक्ट्रॉन क्लाउड दे रहा, हाँ या ना। अब आप क्या करो, उन 3600 फोटो को मर्ज कर दो। क्या कर दो, मान लो मेरे पास एक ऐसा कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है कि मैं उन 3600 फोटो को जोड़ सकता हूँ, मान लो। अरे आजकल तो वो चलता है ना यार, वो लगा देते हैं दूसरा फोटो लगा के वीडियो बना देते हैं, क्या बोलते हैं उसको, अरे घिबली तो अलग चीज है यार, हाँ खैर, वो तो कार्टून बनाने का हुआ ना। मत बोलो बेटा, इधर आओ, है ना, कुछ ना समझ में आए तो आई। इमेजिन करते हैं ये छत्ता, क्या है ये छत्ता, हाँ या ना। अब इसके चारों तरफ कौन सी मधुमक्खी है, एक। कितने पोजीशन पे है, 3600। और 3600 फोटो का आपने लिया और 3600 फोटो को जोड़ दिया, और जब 3600 फोटो को जोड़ा तो जोड़ने के बाद आपको कुछ ऐसा एक फोटो नजर आया। और उस एक फोटो में, उस एक फोटो में अगर आप ध्यान से देखें, ध्यान से देखें, ये एक फोटो नजर आया। कभी कभी मधुमक्खी आपके पास भी आई थी, कभी कभी, लेकिन जब सारी फोटो को जोड़ा तो फोटो जो बन के आई वो कैसी नजर आई, ऐसी। मुझे एक बात बताओ, जब मधुमक्खी कहीं पे ज्यादा देर तक भिनभिनाएगी, मान लो, तो जब वहां बार बार फोटो खींचोगे, जोड़ोगे, तो वहां मधुमक्खी बहुत डेंस नजर आएगी, बोलो ना। इस फोटो में आपको सबसे डेंस कहां नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा है क्या। अभी नजर लाते हैं बेटा, रुको, आपको डेंस भी नजर नहीं आता। आप बताओ सबसे ज्यादा डेंस कहां नजर आ रहा है, सबसे आउटर बाउंड्री में, हाँ या ना। यानी इसका क्या मतलब है, मधुमक्खी एक थी कि 3600, एक ही मधुमक्खी थी यार, लेकिन फोटो कितनी खींची आपने, लेकिन 3600 फोटो में सबसे ज्यादा देर तक यहां भिनभिनाई। आपको कैसे पता कि सबसे ज्यादा देर तक यहां भिनभिनाई, क्योंकि फोटो में यहां बहुत डेंस फोटो बनी थी। मतलब अक्सर मधुमक्खियों कहां रहना पसंद है, पेरीफेरी, आउटर बाउंड्री, हाँ या ना। यानी अब मैं आपको फोटो दिखा के कहूं बेटा जाओ शेरलॉक होम के जैसे मधुमक्खी को ढूंढ के लाओ, तो मधुमक्खी आप छत्ते के करीब ढूंढोगे, क्या ढूंढोगे, वहां क्यों ढूंढोगे, क्यों, मधुमक्खी तो आपके पास भी आई थी कुछ देर के लिए, लेकिन वहां मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। आप नहीं कह रहे हो मधुमक्खी वहीं मिलेगी, आप कह रहे हो मधुमक्खी के मिलने की संभावना वहां सबसे। एक बच्चा 4 घंटे घर में रहता है, मान लो 4 घंटे, और 12 घंटे लाइब्रेरी में रहता है, मान लो, अरे मान लो, और बाकी समय दोस्तों के साथ रहता है। तो दिमाग लगा के बताओ, अगर मुझे उस बच्चे को ढूंढना है तो बच्चे को मैं कहाँ ढूंढूं, है लाइब्रेरी, अरे अच्छा बच्चा, यस और नो। अब मुझे बताओ, जब लाइब्रेरी में उसको ढूंढूंगा तो लाइब्रेरी में ही मिलेगा, क्या इसकी गारंटी है, लेकिन मिलने की संभावना सबसे। अब जो क्वांटम मॉडल था ना, उसने बस एक खेल खेला, एक ट्रम्प कार्ड खेला। ट्रम्प कार्ड ये था उसका, उन्होंने नहीं कहा यही मिलेगा, उन्होंने कहा यहां मिलने की संभावना सबसे। और अब इसका नाम दिया गया, इलेक्ट्रॉन जहां पाया जाएगा उसका नाम दिया गया ऑर्बिटल। क्या नाम बोला गया, आज से कई साल पहले एक साइंटिस्ट आए थे, उनका नाम था बोर। क्या नाम था, बोर ने कंसेप्ट दिया था ऑर्बिट का, किसका दिया था। फिर एक दूसरे साइंटिस्ट आए, उनका नाम था सॉमरफील्ड, जिसके बारे में पढ़ाया नहीं जाता। सॉमरफील्ड ने कंसेप्ट दिया था सब ऑर्बिट का, किसका दिया था। लेकिन जब क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आया, जिसे बनाने वाले साइंटिस्ट कहीं न कहीं श्रोडिंगर थे, जब उन्होंने उन्होंने इलेक्ट्रॉन की मिलने की जगह बताई, तो उन्होंने कहा कहां मिलेगा, ऑर्बिटल। हमने उनसे पूछा कि सर ऑर्बिटल और ऑर्बिट में फर्क क्या है। उन्होंने कहा वही वाला फर्क है कि मान लो एक बिल्डिंग है, क्या है ये, सबका ध्यान बोर्ड पे चाहिए, क्या है ये, और इस बिल्डिंग में एक बच्चा है जो बहुत शरारती है, मान लो, और मुझे उस बिल्डिंग में उस बच्चे की लोकेशन बतानी है। अच्छा, बिल्डिंग में फ्लोर होते हैं, अच्छा फ्लोर में ब्लॉक होते हैं, अच्छा हर ब्लॉक में कमरे होते हैं। अच्छा, बच्चा कमरे में है कि ब्लॉक में, मगर कमरा कहाँ है और ब्लॉक कहाँ है, फ्लोर में बेटा, फ्लोर कहाँ है। अगर मैं गार्ड से वहां जाके पूछूं कि वो बच्चा कहाँ मिलेगा, तो उस गार्ड को क्या बताना चाहिए, वो बच्चा मुझे कमरे में मिलेगा, वो बच्चा मुझे ब्लॉक मिलेगा, वो बच्चा मुझे फ्लोर मिलेगा, तो वो बच्चा मुझे बिल्डिंग मिलेगा। अगर वो केवल बिल्डिंग कह दे फिर तो मैं ढूंढता रह जाऊं। अगर वो मुझे ब्लॉक कह दे तो हर फ्लोर में न जाने कितने ब्लॉक हैं। अगर मुझे फ्लोर बोल दे सेकंड फ्लोर, तो सेकंड फ्लोर में ब्लॉक, कंफ्यूजन, हाँ या ना।
यानी आप ये तो सब जानते हैं कि बच्चा कहां मिलेगा, कमरे में, कमरा कहां मिलेगा, ब्लॉक में, ब्लॉक कहां मिलेगा, फ्लोर में, फ्लोर कहां मिलेगा। तो अगर मुझे बच्चे की लोकेशन बतानी है, अगर मुझे इलेक्ट्रॉन की लोकेशन बतानी है, तो केवल कमरा बोलना सही है कि सब कुछ बताना सही है? अरे बोलो ना। उन्होंने कहा हां ये सच है कि ऑर्बिट होता है, लेकिन अब ऑर्बिट से भी छोटा हिस्सा और उससे भी छोटा हिस्सा, यानी इसे कमरा मान लो, इसे ब्लॉक मान लो, इसे फ्लोर मान लो, इसे बिल्डिंग मान लो। पूरा का पूरा एटम क्या है, और बिल्डिंग में न जाने कितने फ्लोर है, मतलब न जाने कितने, और हर ऑर्बिट है। फ्लोर मतलब ऑर्बिट, लिख देता हूं बेटा, लिख देता हूं। फ्लोर का मतलब बेटा ऑर्बिट, फ्लोर का मतलब बेटा ब्लॉक, का मतलब बेटा भूल तो नहीं जाओगे, और रूम का मतलब है ऑर्बिटल। चलेगा? तो मुझे बताइए इलेक्ट्रॉन हमें कहां मिलेगा, ऑर्बिटल में, ऑर्बिटल कहां मिलेगा, ब्लॉक में, ब्लॉक कहां मिलेगा, फ्लोर में, और ऑर्बिट कहां मिलेगा, किसी बिल्डिंग में। बिल्डिंग का मतलब एटम, हाँ या ना। ये जो आपके सामने प्यारे बच्चों पिक्चर आई है, दिस इज द रियल पिक्चर ऑफ, ये है हमारे आज के जमाने का एटम। आज के इसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, और इसीलिए अब से कंसेप्ट जब भी आपको आईओसी में पढ़ाते हो तो हमेशा इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोला जाता है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड का कंसेप्ट दिया था क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ने, लेकिन ये लोगों ने सोचा कैसे, ये लोगों ने, ये तो होता है ठीक है, ये बोला ठीक है, इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना ऑर्बिटल में है, ठीक है, मगर हम कैसे जाने कौन सा ऑर्बिटल है, कहां है? अरे यस और नो। इसको सोचने के लिए एक साइंटिस्ट का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन माना जाता है, उनका नाम है श्रोडिंगर। क्या नाम है? आप सब छोड़ थोड़ा लिखते रहे हो सके तो, नहीं तो सुनते रहे, ठीक। उन्होंने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया, और उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन दिया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक चालाकी करी। क्या करी? और चालाकी क्या करी मेरे प्यारे बच्चों, उन्होंने कहा जो जो बोर की कमियां हैं, उन उन कमियों का अपन इलाज ढूंढते हैं। बोर हमेशा पार्टिकल को एज अ पार्टिकल मानते थे, लेकिन डिब्रोगली ने कहा कि आप उसे पार्टिकल बस, उसका वेव नेचर भी मानना। तो उन्होंने एक नई इक्वेशन बनाई, उस नई इक्वेशन में उन्होंने कंसेप्ट यूज किया साई का। किसका यूज किया? और साई को बोला जाने लगा उस इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड वेव का वेव फंक्शन। क्या बोला सर ने? उस इलेक्ट्रॉन से वेव का, इसे और सरल भाषा में कहो तो ये उस वेव का एम्पलीट्यूड है। क्या है मेरे बच्चे? अगर कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उस इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड वेव होगा, उस वेव का अपना वेव एम्पलीट्यूड होगा, उसको बोला गया वेव को बताने वाला फंक्शन, यानी कि वेव फंक्शन। मुझे बताओ जो एम्पलीट्यूड होता है वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? पॉजिटिव भी हो सकता, और बोलो ना यार। और जब भी कभी कोई चीजें निगेटिव होती हैं तो कहते हैं वो कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस, आपको पता है ना। फिजिकली जो चीजें हैं, जो नजर आती है, जिन्हें एहसास कर सकते हैं, उनका पॉजिटिव होना होता है कि नेगेटिव होना? वो कभी नेगेटिव। किसी का मास है तो है, नहीं है तो मास कभी नेगेटिव। गाड़ी से जा रहे हो तो -20 से जा रहे हो, क्या ऐसा कभी कहोगे? या तो जा रहे हो, या तो फिजिकल चीजें कभी नेगेटिव, या ऐसा कह दो जो नेगेटिव है उनका फिजिकली कोई सिग्निफिकेंस। इसीलिए किताबों में लिखा मिलता है कि साई का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस। उन्होंने क्या किया मेरे प्यारे बच्चों, साई को इस्तेमाल किया, लेकिन साई के साथ समस्या ये थी कि उसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस। तो उन्होंने क्या किया, इस साई को कर दिया स्क्वायर। क्या कर दिया? साई को कई बार कुछ किताबें कैपिटल आर भी लिखती हैं, और साई स्क्वायर को ऑफ कोर्स हम क्या लिखेंगे, यानी मैं लिख दूं साई या कैपिटल आर, बोलो चलेगा। मैं लिख दूं मॉड ऑफ साई स्क्वायर आर स्क्वायर, बोलो चलेगा। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस, लेकिन जब इसका स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन नेगेटिव का स्क्वायर भी। अब जो मॉड ऑफ साई स्क्वायर है, क्या ये केवल केवल पॉजिटिव होगा? बोलो ना मेरे भाई। एक मिनट, ये वेव कब आएगी? जब इलेक्ट्रॉन होगा तब आएगी, जब नहीं होगा तब आएगी? जब होगा, यानी जब वेव होगा तभी तो वेव फंक्शन आएगा। अरे बोलो ना। और जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा वेव फंक्शन आएगा। अरे बोलो। अगर कहीं पे साई बहुत ज्यादा, अगर कहीं पे साई बहुत ज्यादा, मतलब उसका एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा, मतलब वहां पे वेव बहुत ज्यादा, मतलब पार्टिकल वहां पर है। यस और नो? वेव कब है? जब पार्टिकल है, क्योंकि हर पार्टिकल से एसोसिएटेड ही तो वेव है। अरे यस और नो? और अब जब साई स्क्वायर किया तो पॉजिटिव हुआ, और इसे बोला जाने लगा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। क्या बोलने लगे? समझाता हूं ऐसा क्यों बोला। उसके पहले ये समझा रहा हूं उन्होंने किस किस शब्द का प्रयोग किया। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब होता है पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी समझते हो? मास अपॉन, लेकिन ये डेंसिटी नहीं है, क्या नाम है इसका? प्रोबेबिलिटी
यानी इसे बोलते हैं प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम। प्रोबेबिलिटी पर लिखते चलना ये सब, प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम। यानी जो साई स्क्वायर है वो हमें पर यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी तो बताएगा, मगर कैसे बताएगा सर, आता हूं। उन्होंने साई का इस्तेमाल किया, साई स्क्वायर का इस्तेमाल किया और एक इक्वेशन का इजाद किया। उसी इक्वेशन का नाम है श्रोडिंगर इक्वेशन। श्रोडिंगर इक्वेशन जो देखने में बहुत खतरनाक लगती है, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर इंटू ई माइनस वी इंटू साई बराबर 0। ये जो इक्वेशन आपके सामने लिखी है, इसी इक्वेशन का नाम है श्रोडिंगर इक्वेशन। क्या नाम है? मैं जब ये टॉपिक पढ़ा रहा हूं तो प्योर क्रैश कोर्स आपसे नहीं चल रहा है, उन बच्चों के हिसाब से चल रहा है जिन्होंने लॉन्ग ईयर कोर्स करे हैं। समझ पा रहे हैं? अगर मैं क्रैश कोर्स में आता तो कहां आ रहा हूं, बता रहा हूं। अब ये जो इक्वेशन आपके सामने लिखी है, इसी का नाम है श्रोडिंगर इक्वेशन। क्या नाम है? इसे याद करना आसान है कि मुश्किल है? ऐसा मुश्किल नहीं है यार, एक बार एक्स है, वाई है, जेड है, साई है, साई है, ये थोड़ा सा याद करना है, हाँ या ना? देखने में कठिन लग रहा है। डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल स्क्वायर साई अपॉन प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर, वही वाला एच प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू ई माइनस वी इनटू साई बराबर 0। चलेगा? एनसीईआरटी लिखता है दिस इज आउट ऑफ स्कोप ऑफ योर सिलेबस, हेंस वी आर गोइंग टू मॉडिफाई इट। ये भी लिखता है एनसीईआरटी, और उसने इसी को मॉडिफाई करके ऐसे लिखा, एच कैप साई, कैप समझते हैं, वेक्टर में कैप समझते हैं, उसने लिखा एच कैप साई बराबर ई कैप साई। उसने कहा ये भी श्रोडिंगर है और ये भी श्रोडिंगर। मैं कहा ये है, ये बोले यही है। और ये जो एच है इसे कहा गया हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर? हैमिल्टोनियन। अब आप सुन के घबराओगे, एक्चुअल होता क्या है, इसे बोलते हैं डबल डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन सुना है, लेकिन डिफरेंशियल नहीं, क्या नाम इसका? और इसको सॉल्व करना सिखाते हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में सेकंड, मतलब जो सेकंड सेमेस्टर पढ़ाते हैं वहां समझाते हैं कैसे इसको सॉल्व करें। तो इसमें हम लोग कुछ ऑपरेटर बनाते हैं, उसी ऑपरेटर क्या नाम रखते हैं? हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। तो पहले वो ऑपरेटर निकालते हैं, फिर वो अप्लाई करते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। इसका तरीका होता है सॉल्व करने का, इसका नाम है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। चलेगा? ये जो आपके सामने लिखा है, इसी इक्वेशन का नाम है श्रोडिंगर इक्वेशन, और ये जो फोटो आपके सामने बन के आई है वो इसी से बनने वाली है। कुछ ही देर में आप ही बताओगे कैसे बना है। पहले शब्दों को याद कर लो। श्रोडिंगर इक्वेशन में वेव नेचर को माना गया कि पार्टिकल नेचर को? दोनों को, पार्टिकल नेचर को भी माना गया, वेव नेचर को भी माना। इनके अजम्पशन इसीलिए सबसे सही माने गए। चलेगा? अब ये इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो बच्चों को लगता है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो अच्छा, इक्वेशन को सॉल्व करने से रूट्स मिलते हैं, अरे बोलो ना। और इस इक्वेशन सॉल्व करते थे तो हमें दो चीजें मिलती थी ऑन सॉल्विंग इक्वेशन। ऑन सॉल्विंग इक्वेशन हमें एक मिलता था एनर्जी और हमें एक मिलता था साई। एक मिलता था और एक मिलता था। सर ने क्या बोला, कितनी चीजें मिल रही? और साई जब मिलता था तो साई के साथ तीन नंबर मिलते थे जो मैं आगे बताऊंगा। एक का नाम रखा गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एक का नाम रखा एजीमुथल, एक का नाम रखा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। पहले दिमाग में करो सेट, लिखो ऑन सॉल्विंग श्रोडिंगर इक्वेशन, लिखते चले ऑन सॉल्विंग श्रोडिंगर इक्वेशन वी ऑब्टेन टू थिंग्स। अक्सर बच्चों को लगता है केवल क्वांटम नंबर मिलता है, इसलिए मैं इसे लिखा रहा हूं। वी ऑब्टेन टू थिंग्स, एनर्जी लेवल्स, एनर्जी लेवल्स एंड साई, एनर्जी लेवल्स एंड साई। और साई के साथ कितनी चीजें आती थी? तीन। कैसे? कुछ ही देर में आ रहा हूं। एन, एल और एम, नाम तो सुना है आपने ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मतलब ऐसा समझो कि जब इस इक्वेशन को सॉल्व करते थे तो हमें दो चीजें मिलती थी, एक एनर्जी लेवल और एक क्वांटम नंबर। एक एनर्जी लेवल और एक क्वांटम। अब उन्होंने किया क्या, सुनिएगा। एक कंसेप्ट है मेरे पास साई और एक कंसेप्ट है साई स्क्वायर। अरे बोलो ना, साई का फिजिकल सिग्निफिकेंस है कि नहीं है? लेकिन मॉड ऑफ साई स्क्वायर का, मॉड ऑफ साई स्क्वायर प्रोबेबिलिटी है कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का मतलब क्या है? पर यूनिट। तो मुझे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी चाहिए? मुझे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी चाहिए। मुझे इलेक्ट्रॉन की पर यूनिट वॉल्यूम में संभावना नहीं चाहिए, मुझे इलेक्ट्रॉन की ही संभावना चाहिए। अरे बोलो ना। तो अगर ये प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम है तो क्या इसको मैं वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूं?
तो प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम, क्या वॉल्यूम वॉल्यूम कटेगा, अब क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, और मुझे इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी तो बता दूंगा इलेक्ट्रॉन कहां मिलेगा, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। प्यारे बच्चों, उन्होंने कैसे जाना यही चित्र बनेगा, इसके लिए उन्होंने बनाया एक ग्राफ, क्या बनाया, और वो जो ग्राफ बनाया उसी ग्राफ का नाम रखा गया बाउंड्री सरफेस डायग्राम। क्या नाम रखा गया, बाउंड्री सरफेस डायग्राम। क्या कोई मुझे बाउंड्री सरफेस डायग्राम शब्द का मतलब बता सकता है, एक ऐसा डायग्राम जिससे उसका हम क्या बता पाए, तो नाम रखा गया, इसे बाउंड्री सरफेस डायग्राम भी कहते हैं और इसे रेडियल ग्राफ भी कहते हैं। इसे कैसे बनाते हैं, इसका कंसेप्ट क्या है वो समझाने वाला हूं। हाँ, मैं जो समझाने वाला हूं उसमें बच्चे को इतना समझ में आ जाए कि साई शब्द का मतलब क्या है, उसको इतना समझ में आ जाए साई स्क्वायर का मतलब, उसको समझ में आ जाए कि साई स्क्वायर प्रोबेबिलिटी नहीं प्रोबेबिलिटी, लेकिन हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी, तो हमें वॉल्यूम से गुणा करना, तो मैं लिखूंगा साई स्क्वायर इंटू डीवी। तो सही मायने में ये जो साई है, क्या ये हमें एम्पलीट्यूड बताता है, बोलो मेरे भाई, और जो साई स्क्वायर है ये क्या है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, लेकिन जो साई स्क्वायर इंटू डीवी है वो क्या है, प्रोबेबिलिटी। तो सवाल एक बड़ा फेमस पूछा जाता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू फाइंड इलेक्ट्रॉन, इट इज साई स्क्वायर और साई स्क्वायर इंटू डीवी। चलेगा, अब थोड़ा एक कोड लैंग्वेज बात कर ले। साई को हम लोग कई बार बोलेंगे आर, क्या बोलेंगे, तो साई स्क्वायर को आप बोलो, क्या बोलोगे, इसे बोलो आर स्क्वायर इंटू, चलो क्या सबको ये पता है प्यारे बच्चों, इसे हम सर्कल बोलते हैं। अच्छा, सर्कल का एरिया होता है 4 पाई, बोलो ना, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, हाँ या ना। अब मुझे निकालना पूरे स्फीयर का, ये एटम की बात चल रही है, 3 डायमेंशनल है कि 2 डायमेंशनल, तो सर्कल है कि स्फीयर, चलेगा। स्फीयर का वॉल्यूम कोई बोल पाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3, चलेगा। लेकिन जब इसका डेरिवेशन बताते हैं, जो आपको नहीं बता रहा हूं, आपके काम का नहीं है, तो होता क्या है कि हम लोग यहाँ पे एक एलिमेंट लेते हैं, क्या लेते हैं, और जो एलिमेंट लेते हैं उसमें हम एक पतली सी स्ट्रिप मानते हैं, और इस पतली सी स्ट्रिप को यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, और मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऐसा समझो कि ये होता है पाई आर स्क्वायर, फिर हमें पूरे स्फीयर का वॉल्यूम लेना होता है, हेलो, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 4/3 पाई आर क्यूब, तो आर क्यूब ना लिख के यहाँ पे लिखते हैं आर स्क्वायर इंटू डी आर, और फिर कहीं जाके ये बनता है प्यारे बच्चों पूरा का पूरा वॉल्यूम। हेलो, मैं कई बार यहां लिख रहा हूं डीवी, क्या लिख रहा हूं, मैं डीवी ना लिख के आपके सामने लिख दूं एरिया इंटू लेंथ, तो बोलो चलेगा, बस इतना समझाना चाह रहा था, ठीक। अब आओ बनाते हैं ग्राफ, बना ले। हमारा जो नया सिलेबस आया है उसमें 2 ही ग्राफ है, एक है 1s का और दूसरा है 2s का, तो मैं उन्हीं का ग्राफ बनाता हूं, मतलब मैं आपको ये समझाने वाला हूं कि कैसे 1s की फोटो आई, कैसे 2s की फोटो आई, कैसे 2p की फोटो आई, कैसे 2 एंड सो ऑन, राइट। लेकिन मैं केवल कितनी फोटो समझाऊंगा, एक 1s की और दूसरी, क्योंकि वही हमारे, चलेगा, सिखा दूं क्या। अब हमें कितनी चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, हमें आवश्यकता पड़ेगी साई, साई स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन, इससे पता चलेगा। यही ग्राफ बना रहा हूं, सबका ध्यान बोर्ड पे चाहिए, पहले समझेंगे बाद में लिखेंगे। इधर बना रहा हूं 1s, क्या बना रहा हूं, और यहां बना रहा हूं 2s, चलेगा। इसके लिए प्यारे बच्चों मैं सबसे पहला ग्राफ बनाता हूं, और जो सबसे पहला ग्राफ बना रहा हूं ये बना रहा हूं साई वर्सेस आर में। ये छोटा आर है, और ये छोटा आर का मतलब है रेडियस फ्रॉम द न्यूक्लियस, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर यानी न्यूक्लियस, हाँ या ना, चलेगा। और इसीलिए जो ग्राफ बनाने वाले इसका क्या नाम रखा, मतलब हम न्यूक्लियस से कैसे मूव कर रहे हैं, रेडियस के अलावा, तो इसका नाम पड़ गया रेडियल ग्राफ, चलेगा। ये क्या है मेरे बच्चे, और ये है, तो ये वाला पॉइंट न्यूक्लियस के करीब है, और ये है न्यूक्लियस से, मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब रहना चाहता कि न्यूक्लियस से दूर, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस दूर रहना चाहता है, करीब। तो इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा न्यूक्लियस के करीब मिलेगा कि न्यूक्लियस से दूर मिलेगा, और जब न्यूक्लियस के करीब मिलेगा तो वहां उसका वेव मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो वहां उसका एम्पलीट्यूड मिलेगा नहीं मिलेगा, तो वहां साई मिलेगा नहीं मिलेगा, तो वहां साई ज्यादा होगा कम, यानी न्यूक्लियस के जितना करीब होगे साई उतना, और जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते जाओगे वैसे वैसे साई घटता। क्या ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा, लेकिन हमारे काम का साई, हमारे काम का, चलेगा, चलेगा। तो मैं क्या करता हूं, इसमें एक नीचे दूसरा ग्राफ बना रहा हूं, और जो मैं दूसरा ग्राफ बना रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों सुनिएगा, ये दूसरा ग्राफ बना रहा हूं मैं साई स्क्वायर वर्सेस आर का। किसका ग्राफ बना रहा हूं, पहला सवाल, ये साई है और ये साई,
साइज छोटा है कि बहुत छोटा? अरे इलेक्ट्रॉन की बात हो रही मेरे भाई, साइज छोटा है कि बहुत छोटा? और बहुत छोटे का स्क्वायर, बहुत छोटे का स्क्वायर, 10⁻⁻⁴ का स्क्वायर, छोटे का स्क्वायर, तो क्या और छोटा होगा कि नहीं होगा? तो ग्राफ ऐसा ही रहेगा कि और छोटा हो जाएगा, वैल्यू छोटी हो जाएगी, और वैल्यू और छोटी हो जाएगी। तो अगर आप कभी एनसीईआरटी देखें तो एनसीईआरटी में से चिपका के ग्राफ बनाए ऐसे। अब मैं थोड़ा समझाने के लिए अलग बनाऊंगा, लेकिन बताना चाहता हूं ये छोटा हो जाएगा और ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा। बोलो चलेगा? चलेगा? एक मिनट, ये किसका ग्राफ है? मेरे काम का साइज स्क्वायर एक्स साइज स्क्वायर डीवी, लेकिन उसके लिए मुझे वॉल्यूम का ग्राफ बनाना, तो एक ग्राफ में और बना देता हूं, यहां पे वॉल्यूम का बना दूं, इसी में ग्राफ बनाया, मैं छोटा सा बना रहा हूं, चलेगा ना? ज्यादा छोटा हो रहा है क्या? नहीं दिख रहा है क्या? दिख रहा है? और नीचे यहां पे मैं बना रहा हूं अपने साइज स्क्वायर इंटू डीबी का ग्राफ, ठीक है? अब आपके सामने ये जो ग्राफ बना रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, देखना, ये ग्राफ बना रहा हूं मैं, ये ग्राफ बना रहा हूं मैं डीवी का, मतलब वॉल्यूम का, ठीक है? और नीचे वाला ग्राफ बना दूंगा मैं डी साइज स्क्वायर इंटू डीवी का। ये ग्राफ किसका बनाया? डीवी मतलब वॉल्यूम। जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाओगे वॉल्यूम बढ़ेगा घटेगा? लीनियरली बढ़ेगा क्या? आर क्यूब, आर क्यूब, लेकिन डीवी है मतलब एरिया इंटू लेंथ है, मैंने लेंथ की एक स्ट्रिप मानी है, तो आता है आर स्क्वायर। क्या आता है? आर स्क्वायर, मतलब पैराबोला हुआ क्या? y बराबर एक्स स्क्वायर, सुना है कि नहीं सुना? तो ग्राफ कैसा बनेगा? पैराबोलिक। कैसा बनेगा? तो मैं जनरली आपके सामने ऐसे बना दूं, बोलो चलेगा? जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं वैसे वैसे वॉल्यूम बढ़ता। मेरे काम का ये नहीं, मेरे काम का ये नहीं, मेरे काम का ये नहीं, मेरे काम का क्या मैं यहाँ पे साइज स्क्वायर इंटू डीवी कर दूं? जब मैं साइज स्क्वायर और डीवी को मल्टीप्लाई करूंगा, क्या दिस एंड दिस मल्टीप्लाई होगा? दिस एंड, ये बड़ा है और ये यहाँ पे, ये बड़ा है और ये यहाँ पे, मगर ये बड़ा होके भी छोटा ही है, मगर छोटों में तो यहाँ बड़ा है। अरे हाँ या ना? ये वैल्यू बड़ी है कि नहीं है? बोलो, ये बड़ा और ये छोटा और ये, तो कभी ये बड़ा तो ये छोटा, कभी ये छोटा तो, लेकिन दोनों यहाँ पे बिल्कुल लगभग लगभग करीब होंगे, न ज्यादा छोटा न ज्यादा, न ज्यादा छोटा न ज्यादा। थोड़ा फील करना, बड़े में छोटे का मल्टीप्लाई होता है तो छोटा ही होता है। क्या बोला सर ने? इतनी मैथ समझ पाए कि नहीं समझ पाए? ये अभी ऐड हुआ है सिलेबस में, कभी नहीं सुना होगा, राइट? जिन्होंने नहीं सुना बता दी, अभी ऐड हुआ है सिलेबस में, ठीक है बच्चे? तो प्यारे बच्चे, अब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कर दूं क्या? जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे बताओ, ये है बड़ा और ये है, तो प्रोडक्ट होगा? सोच के बोलो, क्या यहाँ पे छोटा होगा? अब धीरे धीरे घट रहा, और ये क्या यहाँ पे कहीं दोनों मीडियम पॉइंट पे होंगे? तो मीडियम पे होंगे तो ना तो ज्यादा छोटा है ना तो ज्यादा, तो क्या यहाँ पे पहले छोटा होगा फिर धीरे धीरे वैल्यू बढ़ेगी, एक मैक्सिमम वैल्यू पे आएगी। अब ये यहां से फिर से क्या होने लगा? छोटा और ये होने लगा, ये छोटा और ये, आगे वैल्यू बढ़ेगी घटेगी? बोलो ना, हाँ या ना? कुछ समझे कि नहीं समझे? पहले यहाँ पे वैल्यू छोटी क्यों हुई समझ में आया, फिर यहाँ पे वैल्यू बड़ी क्यों हुई समझ में आया, फिर वैल्यू घटने क्यों लगी समझ में आया। अब रुकना जरा, ये कौन है? साइज स्क्वायर इंटू, यानी ये इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी जहां होगी ज्यादा वहीं इलेक्ट्रॉन मिलेगा, हाँ या ना? एक मिनट, इलेक्ट्रॉन यहां मिल रहा है, यहां मिल रहा है, यहां मिल रहा है, यहां कहां मिल रहा? यहां भी मिल रहा, यहां भी मिल रहा, यहां भी मिल रहा, यहां भी, लेकिन सबसे ज्यादा कहां मिल रहा? और जहां सबसे ज्यादा मिलने की संभावना उसी का नाम है ऑर्बिटल। क्या नाम है? जब रिसर्च किए गए और नापा गया तो पाया गया मेरे प्यारे बच्चों, डिस्टेंस आती थी, ये जो डिस्टेंस आती थी जब रेडियस निकाला गया, इलेक्ट्रॉन के मिलने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी आप जान के चौंक जाओगे, ये भी 0.529 एंगस्ट्रॉम ही आया था। रुको, बोर का फॉर्मूला याद है रेडियस का? बोलो फॉर्मूला, इंटू एन स्क्वायर बाई, एन की वैल्यू 1 रखो, जेड की वैल्यू, पहले ऑर्बिट का कितना रेडियस है, और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से भी इलेक्ट्रॉन की मिलने की संभावना सब ज्यादा कहां थी? 0.529। तो बोर ने कहा मुझे कुछ नहीं पता था, तब भी मेरा आंसर सही था। नहीं समझ पाए? लेकिन अच्छा, इलेक्ट्रॉन यहां भी मिल रहा है, यहां हर जगह, लेकिन मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कहां है? यहां, और इसे ही बोला गया ऑर्बिटल। क्या बोला गया? तो पहली बार इलेक्ट्रॉन आपको सबसे ज्यादा कहां मिलेगा? 0.529 पे, उसका नाम रखा गया 1s। क्या नाम रखा गया? एक मिनट, इलेक्ट्रॉन क्लाउड धीरे धीरे बढ़ रहा है, फिर यहाँ पे डेंस होगा, फिर धीरे धीरे फिर से घटने लग। जब इसकी सही फोटो बनाई गई तो सही फोटो कुछ ऐसी नजर आती है, देखना, क्या धीरे धीरे न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ रहा है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यहां दिख रहा होगा शायद, यह है बीचों बीच न्यूक्लियस, कौन है?
धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ रहा है, अरे बोलो ना, फिर क्या सबसे ज्यादा डेंस हो रहा है, सबसे ज्यादा डेंस। लेकिन ध्यान से देखो ऊपर भी कुछ इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, हाँ या ना? आप ऐसा नहीं कह सकते कि हाँ बिल्कुल काला काला नहीं है कि नहीं है? मतलब धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती गई, यहां इलेक्ट्रॉन की मिलने की संभावना सबसे, फिर इलेक्ट्रॉन की मिलने की संभावना घटने लग जाएगी, और उसी को फिर यहां वो 2s बना रहा। यहां कुछ खाली जगह नजर आ रहा है क्या? लेकिन उसके बाद फिर से बढ़ने लग गया, बोलो हाँ या ना? अरे यस और नो? अभी जो मैंने डायग्राम बनाया है ये किसका बनाया है? क्या एक बार 2s का बना ले? अब सबका ध्यान मुझे बोर्ड पे चाहिए, ठीक? लॉजिक वही लगाना है, आपको कोशिश करना है। यहाँ पे 2s में सब लोग सीख जाओगे। बोलो सबसे पहले किसका ग्राफ बना लो? साई का बना लो। अब किसका बना रहे? 2s का। ये साई की वैल्यू हमें मिल कहां से रही है? यहां से, कहां से? क्या नाम है इक्वेशन का? चलेगा, यहां से साई मिल रहा है और उसी साई से हम ग्राफ बना रहे, बोलो हाँ या ना? जब अपन 2s का ग्राफ बनाते हैं, सबकी नजरें बोर्ड पे, तो फिर से ग्राफ बना रहा हूं मैं 2s का। सबसे पहला ग्राफ बनाया साई वर्सेस आर का। साई वर्सेस, साई पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, दोनों हो सकता है। तो इसका जब साई का ग्राफ आया वो कुछ ऐसा आया, यानी न्यूक्लियस के करीब इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे, सॉरी साई सबसे, यानी एम्पलीट्यूड सबसे, बीच में कहीं पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिला। यहां पे साई जीरो है कि नहीं है? साई जीरो क्या मतलब है? उसका कोई वेव, वेव नहीं है, क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। अरे हाँ या ना? वेव कब होगा? यस और नो? वेव नहीं है मतलब, सिंपल सी बात है। तो मुझे इतना बता दो, यहां पे ये पॉजिटिव भी है और ये अपने काम का कौन है? साई है कि साई स्क्वायर? क्या मैं इसका स्क्वायर कर लूं? कोशिश करो, स्क्वायर कर क्या बनेगा? कोशिश करो, कोशिश करो। पॉजिटिव क्या रहेगा? पॉजिटिव, और नेगेटिव वाला भी, लेकिन स्क्वायर होगा, छोटा हो जाएगा, तो ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा। और यहां वाला जो पॉइंट है, थोड़ा मैच करा देता हूं, ये वाला जो पॉइंट, आप सब ग्राफ बनाते रहना साथ में प्लीज। ये वाला जो पॉइंट है, ताकि सेम टू सेम नजर आए, मैं ऐसे बना रहा हूं। तो यहां पर क्या होगा कि ये ग्राफ इसको एक बार टच करेगा और फिर ये ऊपर हो जाएगा, तो ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। अपने काम का साई स्क्वायर है कि साई स्क्वायर इंटू डीवी? तो एक बार मैं वॉल्यूम भी बना लेता हूं और फिर साई स्क्वायर इंटू डीवी करता हूं। तो अगले ग्राफ में आपके सामने मैं वॉल्यूम का ग्राफ और साई स्क्वायर इंटू डीवी का ग्राफ बना रहा हूं। और यहीं से लोगों को फोटो समझ में आई कि आखिर एटम के अंदर 1s होता कैसा है, 2s होता कैसा है। अगला ग्राफ में बना रहा हूं डीवी वर्सेस आर का। तो जैसा कि मैंने कुछ देर पहले कहा, जैसे जैसा आप न्यूक्लियस से दूर जाएंगे वैसे वैसे वॉल्यूम बढ़ता और ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। लेकिन जब हम साई स्क्वायर और डीवी को मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो स्ट्रक्चर हमारे सामने बन के आता है वो कुछ ऐसा आता है मेरे प्यारे बच्चों। वो कुछ ऐसा आता है, और ये जो आपके सामने स्ट्रक्चर बन के आया, दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ 2s। लॉजिक वही है, छोटे बड़े का मल्टीप्लाई। जब आपके सामने स्ट्रक्चर आया, इसी स्ट्रक्चर को बोला गया 2s, जिसका रिप्रेजेंटेशन लोगों ने ऐसे समझा कि जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाएंगे वैसे वैसे पहले इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी, एक जगह पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे, और फिर प्रोबेबिलिटी घटने लग, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां इलेक्ट्रॉन हमें मिलने वाला, फिर प्रोबेबिलिटी मिलनी शुरू होगी और फिर हमें इलेक्ट्रॉन कहीं मिलेगा, फिर घटते लग जाएगा। और यहां से आया समझ में कि पहली बार इलेक्ट्रॉन जहां मिलेगा उसका नाम 1s रखा, और दूसरी बार जहां मिला उसका नाम, इसी पैटर्न से 2p बनाए गए, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं, तो उसको मैं नहीं डिस्कस कर रहा हूं। इस पूरी कहानी में आपको याद क्या करना है? पॉइंट नंबर 1, बच्चे को याद हो साई क्या है, साई स्क्वायर क्या है, साई स्क्वायर इंटू डीवी क्या है, तीनों शब्दों का मतलब क्या है। बच्चे को याद हो कि जब हम ग्राफ बनाते हैं तो साई स्क्वायर इंटू डीवी से पढ़ के बताते हैं, ना कि साई से पढ़ के बताते हैं। अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी यहां से बता रहे हो, क्या से बता रहे हो? अगर आपके सामने ग्राफ हो तो देख लेना वो साई स्क्वायर का ग्राफ है कि साई स्क्वायर डीवी का ग्राफ, देख लेना, चलेगा? अरे हाँ या ना? ये जो ग्राफ है और जो असली फोटो है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं ये ग्राफ क्या कह रहा है, समझ गए? पहले इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी, फिर घटने लग,
फिर बढ़ने लग और फिर घटने लग। जब आप इस चीज को करते हैं तो आपके सामने जो बाउंड्री सरफेस डायग्राम या मैं कह दूं जो रेडियल डायग्राम आता है वो जरा कैसा है देखना। पहले पहले इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ी, वो इसी को छोटा कर दिया, यहां श्रिंक कर दिया मान लो, चलेगा? अरे हेलो, यहां बड़ा गोला दिखा रहा, अब यहां उतना बड़ा गोला नहीं है, उसको छोटा किया है, हाँ या ना? अरे यस सर, कहां गया? इसको छोटा किया, समझ गए? और छोटा करके फिर दिखा रहा है, देखो हल्का सफेद सफेद नजर आ रहा है क्या? क्योंकि मैंने स्क्रीनशॉट जैसा लिया है तो शायद क्लियर ना हो। यहाँ पे हल्का हल्का व्हाइट है, दिख रहा है? तो ये जो व्हाइट है ये वाला रीजन है, इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी घट गई, लेकिन फिर से बढ़ने लगी और फिर से आपको दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ मैक्सिमम मिला, बोलो हाँ या ना? और ये जो आपको बीच में खाली जगह मिला, ये रेडियस के अलोंग जाने पे मिला। क्या बोला? रेडियस के अलोंग जाने पे मिला, तो इसका नाम पड़ गया रेडियल नोड। क्या नाम पड़ गया? और एक नया कंसेप्ट आया कि जब आप किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को ढूंढते हैं तो बीच में कोई ऐसी जगह भी मिलती है जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना 0 होती है, और उसे बोला गया नोड। क्या बोला गया? अब यहां से एक नया कंसेप्ट आ गया जिसका नाम था नोड। नोड यानी कि कभी होगा, ये लिख लिया क्या? ग्राफ बना ले, बना लिया है? अब हम सबके सामने फोटो आ चुकी है 1s की और 2s की। सारे शब्द याद हो, सारे ग्राफ याद हो, कैसे बने वो याद हो, चलेगा? प्यारे बच्चों, बढ़ू आगे। अब मुझे बताओ, ये जो बीच में खाली जगह मिला, क्या उसे नोड कहते हैं? नोड का मतलब होता है वो रीजन, वो स्पेस जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है, जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है, जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी। लेकिन एक छोटा सा ट्विस्ट है, ये जो नोड होता है जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है, उसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है सुनिएगा। आप जरा इस ग्राफ को ध्यान से देख के बताओ, ऐसी कितनी जगह है जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना 0 है? मुझे तो लगता है कि ये भी है, कि ये भी है, कि ये भी है, लेकिन ये नोड नहीं है, ये नोड नहीं है, नोड केवल ये है। चलेगा? उसके पीछे कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये है कि एक बच्चा कितने घंटे लाइब्रेरी में रहता था और 4 घंटे घर में, बोलो ना। उसको मैं स्कूल में ढूंढने गया, कहाँ ढूंढे गया? स्कूल तो कभी जाता ही नहीं था, तो स्कूल में कभी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब मैं कहूं उसको स्कूल में ढूंढो, तो ये मेरी जो बात है वो तो बकवास सी हो जाएगी, क्योंकि वो कभी स्कूल जाता ही। मुझे घर ढूंढना था, मुझे लाइब्रेरी ढूंढना था, मुझे हॉस्टल ढूंढना था, मैं स्कूल क्यों बोल रहा हूं? वहां तो कभी वो गया ही, वो तो इलॉजिकल सवाल हुआ ना। दुनिया में ऐसा कोई एटम नहीं है जहां इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में होता है, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन कभी न्यूक्लियस में होता ही नहीं है, ये कहना कि न्यूक्लियस नोड है, ये बकवास है। नहीं समझे? आज तक कभी भी कॉमर्स का बच्चा डॉक्टर नहीं बना है, तो मैं कॉमर्स के बच्चे से कहूं डॉक्टर बनने की संभावना, तो वो बकवास है। क्यों? अरे वो बन ही नहीं सकता मेरे भाई, तो जिसके लिए वो बात ही नहीं है उसके लिए संभावना बताओ, ये तो इलॉजिकल हुआ ना। कभी भी इलेक्ट्रॉन हमें न्यूक्लियस में मिलता, यानी वो कभी भी नोड। नोड का मतलब ये होगा कि जहां मिल सकता था वहां नहीं मिल रहा। क्या बोला सर ने? जहां, तो नोड बोलो, जहां मिल ही नहीं सकता था बोल दो ए तुम नहीं मिल रहा, नहीं वो तो बकवास सी बात होगी। इसीलिए जब भी नोड कहा जाता है तो नोड का मतलब है जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है। लेकिन न्यूक्लियस कभी नोड, न्यूक्लियस कभी नोड, और इन्फिनिटी भी कभी नोड। इन्फिनिटी में इलेक्ट्रॉन कभी मिल ही नहीं सकता, न्यूक्लियस में कभी इलेक्ट्रॉन मिल ही नहीं सकता। इसीलिए इन्हें आप कभी नोड मत गिनना। तो जब भी ये ग्राफ पढ़ते हैं तो न्यूक्लियस वाले पॉइंट को नोड नहीं बोलते और इन्फिनिटी वाले पॉइंट को भी नोड नहीं बोलते। इज दिस क्लियर? मैंने कितने शब्दों बात करी, बाउंड्री सरफेस डायग्राम, रेडियल ग्राफ, साई स्क्वायर डीवी, ग्राफ कैसे बने, क्या मैच कराए, चलेगा? अरे बोलो मेरे भाई। इसके बाद आ चुका है कि कभी भी जब आप नोड को समझना चाहते हैं तो आपको पहले एक छोटे से कंसेप्ट को समझना पड़ेगा जिसका नाम है क्वांटम नंबर। क्या नाम है? श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करते थे तो हमें मिलता था एनर्जी और साई, एनर्जी और, मगर साई मिलता कैसे था? साई मिलने के पीछे हमें 3 नंबर मिलते थे, एक था एन, दूसरा था एल और तीसरा था एम। इन्हीं नंबर को बोला गया क्वांटम नंबर। क्या बोला गया? तो अगर आप कभी एनसीईआरटी पढ़े, जो मैंने लास्ट पेपर में सवाल भी दिया था कि जो साई होता है उसे हम बताते हैं 3 क्वांटम नंबर की मदद से, एक है एन, एक है एल और एक है एम। मतलब ऐसे समझो, मुझे साई बताना है तो मुझे तीनों का सहारा लेना, चलेगा? अब ये है क्या? प्यारे बच्चों, जब उस श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करते से ही हमें कुछ रूट्स मिलते थे, हमें कुछ नंबर्स मिलते थे। ये जो नंबर होते थे वो साई की पहचान होते थे।
और ये जो नंबर होते थे, इन्हीं नंबर्स का नाम रखा गया क्वांटम नंबर। अच्छा, क्वांटम नंबर नाम रखना लॉजिकल था क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स से आ रहा था। अगर न्यूटन की मैकेनिक्स से आते तो कहते हैं न्यूटन नंबर, लेकिन ये किस मैकेनिक्स से आ रहे थे? क्वांटम। और इस मॉडल का नाम क्या है? क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, जिसे कई बार वेव मैकेनिकल मॉडल भी कहते हैं। तो इन नंबर्स का नाम, सिंपल सा नाम रखा क्वांटम नंबर। क्वांटम मैकेनिक्स से आया क्वांटम नंबर। अरे चलेगा। उस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें टोटल 3 नंबर मिलते थे। कितने मिलते थे? तो एक अगला सवाल, श्रोडिंगर इक्वेशन से कितने क्वांटम नंबर मिलते हैं? लेकिन हमने हमारी सहूलियत के लिए 4 बनाए। 4 हमने अपने मन से बनाया, चौथा हमने अपने इक्वेशन में चौथा नहीं मिला था, याद रखना। तो एक बड़ा फेमस सवाल आता है, स्पिन क्वांटम नंबर डू नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंस। वो बस हमारी किसी चीज को छोटी सी समझाने के लिए बनाया। ऑलराइट, कितने क्वांटम नंबर हो गए हैं लेकिन इक्वेशन से आए, लेकिन चौथा हमने अपनी। अब ये तीनों क्वांटम नंबर क्या हो समझते हैं? समझे क्या? मुझे अल्टीमेटली आपको समझाना क्या है? क्या समझाना है? अरे हाँ या ना? लेकिन नोट समझाने के पहले आपको क्वांटम नंबर समझ में आना। तो टोटल कितने क्वांटम नंबर पढ़ने वाले? ये क्वांटम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिससे आप किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बता दोगे, इलेक्ट्रॉन की लोकेशन बता दोगे। हम अल्टीमेटली बताने क्या वाले हैं? इलेक्ट्रॉन की मिलने की संभावना। और उसके लिए हम कितने नंबर का सहारा लेंगे? 4, जिसमें सबसे पहला क्वांटम नंबर क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अरे हाँ या ना? आओ प्यारे बच्चों, समझते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से। किससे करते हैं? इसे हम कहते हैं शेल। क्या कहते हैं? इसे हम शेल भी कहते हैं, इसे हम ऑर्बिट भी कहते हैं, इसे हम एनर्जी लेवल भी। अरे हाँ या ना? और ये देने वाले साइंटिस्ट, उनका नाम था बोर। कौन थे? मतलब जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है ना, उसमें वो सारी बातें हैं जो सबने कही थी। बोर की भी बातें हैं, सॉमरफील्ड की भी बातें हैं, और अपनी बातें तो है ही सही। ऑर्बिट का कंसेप्ट किसने दे दिया था? बोर ने। तो क्वांटम मॉडल में भी तो बोर का ऑर्बिट का कंसेप्ट है, लेकिन केवल इसका कंसेप्ट है। मतलब पहले लोग कहा करते थे बच्चे फ्लोर में मिलते हैं। पहले लोग कहा करते थे बच्चे, पहले लोग कहा करते थे इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में मिलते हैं। समझना, इसे इससे रिलेट करना थोड़ा सा। पहले लोग कहा करते थे, पहले लोग कहा करते थे इलेक्ट्रॉन कहां मिलते हैं। ये वही वाली बात है कि पहले लोग कहा करते थे बच्चे कहां मिलते हैं। लेकिन सच में बच्चे फ्लोर में है कि ब्लॉक में? सच में ब्लॉक है कमरों में, लेकिन कमरा किसी ब्लॉक का हिस्सा, ब्लॉक किसी और फ्लोर किसी, यानी ऑर्बिटल किसी सब ऑर्बिट का हिस्सा है, सब ऑर्बिट किसी ऑर्बिट का हिस्सा है, और ऑर्बिट किसी। तो ये भी नहीं कह सकते कमरा फ्लोर में नहीं है, और ये भी नहीं कह सकते कि फ्लोर बिल्डिंग में है, लेकिन बच्चा तब भी कहां पाया जाता है? कमरे में। वही वाली बात है, राइट। इलेक्ट्रॉन कहां मिलेगा? ऑर्बिटल में। लेकिन ऑर्बिटल किसका हिस्सा होगा और सब ऑर्बिट किसका हिस्सा होगा? चलेगा। कभी इसे ऑर्बिट भी कहते हैं तो कभी इसे शेल, तो कभी इसे सब ऑर्बिट तो कभी इसे सब शेल। चलेगा। सेल बताने के लिए हमारे पास जो क्वांटम नंबर है उसका क्या नाम है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये तो आप सब लोग जानते हैं। जो नहीं जानते वहां आ रहा हूं कुछ ही देर में। फिलहाल मुझे एक सवाल का जवाब देना कि हमारा जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, सॉरी आ गया, हमारा जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, राइट, ये हमें किसके बारे में बताएगा? क्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो? अच्छा, बोर ने क्या इसे केलेमन बोला था? यानी मैं आपसे कहता हूं इन के ऑर्बिट, मतलब कौन सा ऑर्बिट है? फर्स्ट एल ऑर्बिट, याद रहेगा। कई बार केल्विन का नोटेशन यूज होता है, तो कई बार 1 2 3 4 का यूज होता है। जब भी कभी किसी ऑर्बिट का, जब भी कभी किसी एंगुलर मोमेंटम पूछेगा, एंगुलर मोमेंटम पूछेगा, एक होता है ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम और एक होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। मैं कौन सा बोल रहा हूं? ऑर्बिट। अगर ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम पूछेगा तो फॉर्मूला क्या होगा? mvr बराबर nh/2 याद रहेगा। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है एंगुलर मोमेंटम का। कुछ बातें आपको पहले से पता है। क्या सबको रेडियस निकालना आता है? फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस बता दोगे, सेकंड ऑर्बिट का, थर्ड ऑर्बिट का? वही फॉर्मूला है जो किसने सिखाया था? बोर ने। कुछ नया नहीं है। लेकिन अब यहां से एक दूसरा क्वांटम नंबर आता है जिसका नाम है एजिमुथल क्वांटम नंबर, जिसका नाम है एजिमुथल क्वांटम नंबर। इसे मार्केट में और भी कई नाम से जानते हैं। इसे एजिमुथल क्वांटम नंबर भी कहते हैं, इसे सेकेंडरी क्वांटम नंबर भी कहते हैं, इसे सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी कहते हैं। कई बार सवालों में पर्यायवाची शब्द आते हैं और सवाल नहीं बन पाते। इसे सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी कहते हैं। इसका जो अगला नाम है ना, बहुत कंफ्यूजिंग है,
बहुत कंफ्यूजिंग है। इसका अगला नाम है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। क्या बोला सर ने? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। बहुत अजीब सा नाम नहीं लग रहा है? ऑर्बिटल, जबकि ऑर्बिटल को बताता ही नहीं, लेकिन इसका नाम रख रहे हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। यानी इससे ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम तो बता सकते हो, कैसे वो बता रहा हूं। तो आपके सामने अगला क्वांटम नंबर है, इसका नाम है एजीमुथल। एजीमुथल क्वांटम नंबर का पेपर प्रेजेंटेशन होता है एल। क्या होता है? रुको ना यार, आप लोग कभी स्कूल जाते थे? स्कूल में आप लोगों ने कभी कोड वर्ड में बातें करी है? कोड वर्ड में बातें करी है? एग्जाम हॉल में करी होंगी है? एक बार पेन गिराऊंगा समझ जाना, दो बार पेन गिराऊंगा तो समझ जाना, बार बार टेबल ठोकू खट 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 तो समझ जाना। ऐसा कुछ कोड बनाया होगा, है ना? इसे ऐसे समझते हैं कि दैट इज ऑल्सो वन लैंग्वेज ना। अरे जब भाषा का विकास नहीं हुआ तो लोग ऐसे तो बातें करते थे वहां करके, है ना? धीरे धीरे करके भाषा बनी ना। इन द सेम वे देयर इज वन थिंग कॉल्ड कोड वर्ड, है ना? कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये। तो ये अपने आप में कोड वर्ड है। एन का कुछ मतलब है, एल का कुछ, वो समझो मतलब क्या है। ये शब्दों में नहीं लिखा, कोड वर्ड में लिखा है। जब भी बोलूं मैं एन तो बच्चा समझ जाए ऑर्बिट, जब भी बोलूं मैं एल तो बच्चा समझ जाए सब ऑर्बिट। क्या समझ जाए? मगर ये बिल्डिंग ऐसी है कि हर फ्लोर में कितने ब्लॉक है डिसाइड है। इस बिल्डिंग के जैसा नहीं है कि हर फ्लोर में दो ही ब्लॉक है, ए ब्लॉक बी ब्लॉक, ए ब्लॉक बी ब्लॉक, ए ब्लॉक। यहाँ ब्लॉक अलग है। जैसा है फ्लोर वैसा है ब्लॉक। क्या बोला सर ने? जैसा है वैसा है। एक रूल होता है, जब श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करते थे, रूल ये था कि एल हमेशा 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 0 टू n माइनस 1 होता था। 0 टू n माइनस, थोड़ा फील करो, थोड़ा फील करो। अगर n की वैल्यू है 1, n की वैल्यू है तो l की वैल्यू, n की वैल्यू है तो l की वैल्यू 0 से लेके n माइनस 1, इसका मतलब होता है से लेकर, है ना? तो 0 टू 2 माइनस 1, यानी सेकंड फ्लोर में कितने ब्लॉक है? फर्स्ट फ्लोर में, यानी इस बिल्डिंग में फर्स्ट फ्लोर में जाओगे एक ही ब्लॉक है, और सेकंड फ्लोर में जाओगे तो एक है ब्लॉक, एक है ब्लॉक। अरे नहीं समझे? और n बराबर 3 में गए तो कितना आएगा? 0 1 2। थर्ड फ्लोर में कितने ब्लॉक है? जैसे जैसे ऊपर जा रहे वैसे वैसे ब्लॉक चलेगा। नहीं समझे? और इसे बोला गया सब ऑर्बिट। क्या बोला गया? और अगर कभी आपको ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालना है, क्या सबको फॉर्मूला याद है? तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला कोई बोल पाएगा? अंडर रूट ऑफ एल इंटू एल प्लस 1 इंटू एच अपॉन, इस h अपॉन 2 पाई को हम लोग कई बार लिख देते हैं h क्रॉस। क्या लिख देते हैं? अरे हाँ या ना? और कई बार इसे क्या बोलते थे? हैश, है ना? तो अलग अलग नाम से दुनिया जानती है। कई बार h क्रॉस बोलते हैं, कई बार हैश बोलते हैं। इससे आप एंगुलर क्वांटम नंबर निकाल सकते हैं। मैं आपको बता दूं, जब L पता होता है तो सबसेल पता होता है। क्या बोला सर ने? जब L पता होता है तो सबसेल जैसे कि ब्लॉक, सबसेल जैसे कि, और हर ब्लॉक का स्ट्रक्चर यहां अलग होता है। अगर आपको पता है एस सबसेल, एल बराबर 0, एल बराबर 0 का मतलब है एस, याद है ना? और एल बराबर 1 का मतलब है, और एल बराबर 2 का मतलब है। तो अगर मैं एल बता दूं तो क्या मैं सबसेल का शेप बता रहा हूं? एल बराबर 0 है मतलब कैसा शेप है? एस मतलब स्फेरिकल, हाँ या ना? एस मतलब, सबको शेप याद होगा भाई, ये नहीं बता रहा हूं। एल बराबर 1 मतलब पी, पी कैसा होता है? नंबर। और एस एल बराबर 2 मतलब डी, ये कैसा होता है? डबल, हाँ या ना? मैं समझाना क्या चाहता हूं, अगर मुझे पता है एन तो मुझे पता है, और एल पता है तो मुझे शेप भी तो, अरे बोलो ना। अब एक बात तो पता चल गई कि भैया इलेक्ट्रॉन या तो इस ब्लॉक में होगा या तो इस ब्लॉक में होगा, या तो, अरे यस और नो। लेकिन भूल मत जाना इलेक्ट्रॉन ब्लॉक में है कि ब्लॉक के अंदर मौजूद कमरे में। और हर ब्लॉक में होंगे कमरे, और उन्हीं कमरों का नाम रखा गया ऑर्बिटल, जिसको बताने के लिए आता है अगला क्वांटम नंबर जिसका नाम है मैग्नीट्यूड। कॉपी में हेडिंग लिखे रहे। 20 मिनट का टॉपिक और है जो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और अगला चैप्टर होगा इक्विलिब्रियम। ठीक है? हेलो, क्या इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाती है? तो प्लीज एक बार रिकॉर्डिंग देख के प्रॉपर लिख लिया करें, क्योंकि इसके नोट्स नहीं भेज सकता हूं, क्योंकि ये यूट्यूब की क्लास नहीं है ना, ये अकेडमी क्लास है। तो ये लिखे नोट्स नहीं भेज सकता हूं मैं, रॉ नोट्स ही मैं टेलीग्राम पे भेज पाता हूं अगर आप देखें। तो इसलिए आप इसको लिख लेना, जो चीजें नहीं है, और रिवाइज करना है, मेन पर्पज ये है।
और अगर सवाल नहीं लगाए थे तो सवाल लगा लेना है, चलेगा। तो नेक्स्ट क्लास से बात करेंगे रिमेनिंग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, नोड और वो सारी चीजें, जो कि 20 से 25 मिनट का है, और अगला चैप्टर होगा इक्विलिब्रियम। ठीक है बच्चों, हेलो। तो अगला क्वांटम नंबर लिखे रहना, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। एन है तो एल है, एल है तो एम है, फ्लोर है तो ब्लॉक है, ब्लॉक है तो फ्लोर है नहीं बेटा, रूम है, आया ना। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसे हम लोग कहते हैं ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर, रिप्रेजेंटेड बाय एम। ठीक है, आज इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। बंद कर दूं, लिख रहे हैं तो जो लोग लिख रहे हैं वो एक बार वीडियो से लिख लेना, या नोट्स निकाल के प्रॉपर लिख लेना, ठीक है। नहीं भेज सकता ना, वही तो कह रहा था, कैसे भेजूं? तो वो आपके पास भी आ जाएगा। बंद कर दूं?